तो जल्दी से सभी साथी जुड़ जाएंगे और यकीन मानिए मेरे भाई, जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है, गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग कविता, जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। मतलब मोस्ट एक तरीके से बोल दिए सेलेक्टेड कंटेंट है आपके लिए, और पूरा एग्जाम ओरिएंटेड जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस के तरीके से सारी चीज़ें हमारी आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से और शुरुआत कर लेते हैं। पहला जो है आज हमारा, जिससे हम लोग बात करेंगे यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989। ध्यान रखिएगा, हर एक प्रोग्राम का आपको ईयर जरूर ध्यान रखना है। ईयर से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि भैया ये किस ईयर में हुआ था, और वहाँ पे ईयर में कन्फ्यूजन बहुत सारा रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अधिसमय 1989, ये आपको ध्यान रखना है। यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, 1989 का है। और डेट अगर पूछता है तो ध्यान रखिएगा 20 नवंबर, 20 नवंबर, ठीक है। कब अपनाया था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूएनसीआरसी को? तो यूएनसीआरसी की पहले तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो पूछता है आपसे फुल फॉर्म क्या है भाई, एक तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछेगा, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, कब अपनाया गया था, एक प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा। तो अगर अपनाने वाली बात आएगी तो 20 नवंबर 1989। इस तरीके से प्रश्न डायरेक्टली पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो आपको ध्यान रखना कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूएनसीआरसी को कब अपनाया था, कब अपनाया था, ध्यान रखना 20 नवंबर 1989 को। ये बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखें। ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो डायरेक्टली जो पॉइंट लिखे हैं वो आपके क्वेश्चंस हैं। आपको मांग चलना, जो भी कुछ लिखा गया है वो आपके सारे क्वेश्चंस हैं, उस तरीके से आपको पढ़ते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। अब मेरे भाई इसमें क्या बात करी गई थी, जो आपका आर्टिकल सेकंड एंड जो 41 है, यानी अनुच्छेद 2 और 41 के अनुसार किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 2 और 41 के अनुसार ये बात कही गई थी कि भैया कोई भी बच्चा हो, ठीक है, किसी भी जाति से आता है, किसी भी धर्म से आता है, कहीं से भी आता है, कोई भी भेदभाव उसके साथ नहीं हुआ किसी तरह का। आर्टिकल 23 में बात कही गई थी क्या, कि भाई जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको विशेष देखभाल की जरूरत है, विशेष शिक्षा की जरूरत है ऐसे बच्चों के लिए, ठीक है, विशेष प्रशिक्षण की जरूरत है ऐसे बच्चों के लिए। तो ये हमारा किस में है, आर्टिकल 23 में ये वाली बात कही गई थी। 28 और 29 क्या कहता है, थोड़ा सा गले में दिक्कत है, ज़्यादा आवाज़ नहीं निकल पा रही। आई होप कि आप लोगों तक आवाज़ जो है प्रॉपर आ रही होगी, ठीक है। 28 और 29 ये कहता है कि ये जो प्रत्येक बच्चा, उसको शिक्षा के जो अधिकार है वो समान है, ठीक है। समान अधिकार है, समान अवसर मिलने चाहिए, अवसर समान होंगे, ठीक है। लेकिन उनकी नीड्स के हिसाब से, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, ये मैं शुरू से बताता हुआ आपको आ रहा हूँ। तो अधिकार एवं जो अवसर है वो समान उनको मिलने चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इस पे नहीं होना चाहिए। इसमें सबसे जरूरी जो आपको ध्यान रखने, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये पहला ही पॉइंट बहुत जरूरी है। यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न आपका बनता है कि भैया संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूएनसीआरसी को कब अपनाया था, तो 20 नवंबर 1989 को अपनाया था। नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, ठीक है, जोम्टियन घोषणा 1990, ठीक है। ये ईयर ध्यान रखना है जिसमें बात की गई थी एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है, 1990 वाला आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे आपका, थाईलैंड। तो कभी कभी होता है डायरेक्टली आपको थाईलैंड दे देता है ऑप्शन में, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। कब हुआ था, 1990 में हुआ था। कहाँ हुआ था, थाईलैंड, ठीक है, या फिर जोम्टियन, दोनों में कुछ एक आ जाए वो ध्यान रखना, ठीक है। एजुकेशन फॉर ऑल, EFA, ई सॉरी, EFA आपको ध्यान रखना है, ठीक है। EFA विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था, ध्यान रखना है आप लोगों को। मेनली जो यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे आपके, किस ईयर में हुआ, क्या उद्देश्य था, किसके लिए किया गया था, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इस सम्मेलन में क्या हुआ था मेरे भाई, टोटल 155 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। कितने थे, 155 देश थे, और 150 से अधिक सरकारी और गैर सरकारी जो संगठन थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ से यार चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। अब इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, ये बहुत जरूरी वाला पॉइंट बन जाता है। जो सम्मेलन था इसका उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से ये किया गया था, तो वो बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई वर्ष 2000 तक, यानी 2000 तक जितने भी बच्चे हैं उनकी जो प्राथमिक शिक्षा है, उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है, और जो बुनियादी अधिगम अवसर है वो सबको उपलब्ध करवाया जाए। तो ये प्रश्न बन जाएगा। तो ध्यान रखना क्या उद्देश्य था, कि किस ईयर तक अचीव करना है, तो 2000 तक हमको करना है। बच्चों का प्राथमिक शिक्षा और जो बुनियादी अधिगम है ये फुलफिल होना चाहिए, ठीक है, ये फुलफिल होना चाहिए, इतनी बात आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे हिसाब से किस साथी को नहीं आनी चाहिए, बाकी सारी बेसिक सी बातें हैं।
मतलब मेन पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, बहुत सेलेक्टेड कंटेंट आपको दिया जा रहा है, पढ़ने को बहुत सारा कुछ है, लेकिन आपको आपको जो मेहनत करनी चाहिए थी वो सारी मेहनत मैंने कर ली है, आपको परेशान नहीं होना है। जो जितना भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो सारा कुछ मैंने आपको प्रोवाइड किया है। और यकीन मानना मेरे भाई, जब आप इस कंटेंट को देखोगे तो आपको भी फील होगा कि हाँ, कितनी मेहनत इस कंटेंट पे की गई है, ऐसे ही नहीं कहीं से उठा के कर दिया है, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कहीं से भी, आप जो भी आपका सिलेबस है, अपने सिलेबस से आप एक यूनिट मैच करिएगा और फिर आप देखिए, मतलब मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगा कि मतलब जब पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा कि देखो हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वहाँ से फिर एक कॉन्फिडेंस आएगा। और जब ये पूरी यूनिट हो जाएगी, तो फिर लगाएँगे इसके क्वेश्चंस, तब बढ़ेंगे अगली यूनिट पे, ठीक है? थैंक यू सो मच सोनू। बस आप सब लोगों का प्यार सपोर्ट है, और आप सबका प्यार सपोर्ट ही ये सब करने के लिए मुझे मोटिवेट करता है, ठीक है? चलिए मेरे भाई, मेन उद्देश्य यही है अपना कि थोड़ा-सा जो भेड़-चाल है उससे अलग हट के आएँ, है ना? बस दिक्कत ये है कि लोगों को ना पहचान मिल नहीं पाती है। अब आप देखोगे ना कि यूट्यूब पे क्या है, इतनी सारी भीड़ है, और लोग बस जहाँ दिखता है कि भई एक तरीके से हमारी भेड़-चाल चलती है, उस भेड़-चाल में लोग शामिल हो जाते हैं, ठीक है? उस भेड़-चाल में लोग शामिल रहते हैं। अब कहीं दिख रहा है कि भैया मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, वॉचिंग चल रही है, 1000 2000 समझिए बहुत बढ़िया कंटेंट है, और कहीं 4 6 10 12 वॉचिंग चल रही है, कंटेंट चाहे तुम कितना बढ़िया दे दो, उनको समझ में नहीं आता है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, खैर कोई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इतना ज़रूरी नहीं है, बट चूँकि हमारे सिलेबस का हिस्सा है तो हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? यानी यूएन सलामा का स्टेटमेंट 1994 वाला। बस आपको इसमें मैं फिर से बोलूँगा, ईयर ध्यान रखनी है और कहाँ पे है, स्पेन में है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? इतना बात आपको ध्यान रखना है। इसमें टोटल 92 देशों ने पार्टिसिपेट किया था और 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे, ठीक है? 92 देश थे, 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे। हालाँकि इतना नहीं पूछेगा। ये यहाँ से बन सकता है कि भैया जो सम्मेलन हुआ था, इसमें शिक्षा जो थी, भैया जो एजुकेशन है, उसको प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना गया था। क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, ठीक है? सोनू कह रहे हैं सर मेरे 1000 रुपये वेस्ट हो गए नोटबुक एकेडमी के चक्कर में। कोई बात नहीं सोनू, देखो मैं मानता हूँ, चीज़ें ऐसी होती हैं, बट आप लोग बस इतना ध्यान रखिए कि अगर आप यहाँ पे आए हो तो निराश नहीं होगे, ठीक है? आपको निराशा नहीं मिलेगी, और शायद मेन चीज़ मेरे लिए होती है ज़रूरी क्या, कि भाई कितना सपोर्ट आप लोगों को मिल पा रहा है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, किसी दिन आपको दिखाऊँगा, पूरी व्हाट्सएप की हिस्ट्री दिखाऊँगा मैं, कि दिन भर में कितने मैसेज आते हैं मेरे पास, कितने मैसेज को मैं रिप्लाई करता हूँ। गलती से कभी-कभी क्या होता है, कुछ लोगों के मैसेज छूट जाते हैं, तो फिर वही लिख देते हैं कि मतलब हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं आता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। पूरी मेहनत में पानी फिर जाता है फिर ऐसे करके। ठीक है, गुड इवनिंग भई सभी साथियों को। हाँ, मनीषा परेशान मत होइए, ठीक है ना? रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, ठीक है? डोंट वरी, जितना भी हो पा रहा है उतना हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, तो इसका जो सबसे बड़ी बात है वो कहाँ, स्पेन का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि ये जो सम्मेलन हमारा हुआ था 1994 वाला, इसमें ये कहा गया है जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। हर बच्चे का क्या है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है? ये हर बच्चे का फंडामेंटल राइट मानते हुए उनको समान अवसर दिए जाएँ। ये बात पूरी यूनिट में आपको कई जगह देखने को मिलेगी, समान अवसर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत डिटेल में है ये, ठीक है? हालाँकि एक एक लाइन में इंक्लूसिव एजुकेशन खत्म हो जाता है, सबका साथ सबका विकास, बस यही इंक्लूसिव एजुकेशन, लेकिन डिटेल में शायद ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, सही जगह आए हो सोनू, ठीक है? सही जगह आए हो। चलो, अब देखो इसमें क्या था मेरे भाई, भेदभाव को समाप्त करना है। ये तो आपको मालूम है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। समावेशी समाज है, हमको समावेशी समाज बनाना है, इंक्लूसिव सोसाइटी बनानी है, मतलब सबको मिल-जुल के सबको समान अवसर मिलना, वो तो वही बेसिक सी बात थी। जो मेन पॉइंट है बस वो आपको ध्यान रख लेने हैं, ठीक है? चलते हैं आगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब पॉइंट है, डायरेक्टली प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है? अलग-अलग एग्ज़ाम्स में पूछेंगे तो आपको ध्यान रखना है, डकार का विश्व शिक्षा मंच, ठीक है? डकार का नाम ध्यान रखना, डकार, ठीक है? कब की बात है मेरे भाई, 2000 की बात है, ठीक है? तो वर्ष 2000 में क्या हुआ था, डकार का कभी-कभी यहाँ पे सेनेगल दिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, या फिर डकार दिया जाएगा, तो मतलब दोनों नाम आपको ध्यान रखना है, कुछ भी पूछ सकता है। वर्ल्ड एजुकेशन फोरम यानी विश्व शिक्षा मंच आयोजित किया गया था, कहाँ पे किया गया था, ठीक है? सेनेगल में किया गया था, कब किया गया था, 2000 में किया गया था, ठीक है? क्लासेस नहीं, 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 पॉलिटी पॉलिटी को नहीं, देखो मेरे भाई मैं आपको बता दूं एक बात, कि जो भी आपका टाइम टेबल आया है, ठीक है? टाइम टेबल आज आपका अपडेट कर दिया है मैंने, आज ही आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि आज शाम तक जो आपका टाइम टेबल अपडेट हो जाएगा, टाइम टेबल आ गया है। पॉलिटी की क्लास आपकी 3 दिन चलेगी, ठीक है? कब चलेगी?
7 PM चलेगी और ये 3 डेज चलेगी, ठीक है, 3 डेज क्लास चलेगी, ये बात आप ध्यान रखना। उसके बाद फिर बच जाता है कि आपका इकोनॉमिक्स, तो इको की क्लास भी आपकी 7 बजे चलेगी, ठीक है। ये जैसे मान लो स्टार्टिंग के और लास्ट के 3 दिन का चक्कर रहेगा, एक 3 दिन और दूसरी भी 3 दिन, ऐसे ये डिवाइड है, तो एक ही घंटे की क्लास है, परेशान मत, 30 मिनट की कोई क्लास नहीं है, ठीक है, 30 मिनट की कोई भी क्लास नहीं होगी, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, इसमें क्या बात हुई थी, मेन मुद्दा क्या था इस वाले सम्मेलन का, और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, डायरेक्टली उस इतना आपको ध्यान रखना है। इसमें ये था मेरे भाई, जो एजुकेशन है उसमें जो हमारा समावेशन है, जो इंक्लूजन है, ठीक है, उसकी अवधारणा को और ज़्यादा सुदृढ़, पुनः सुदृढ़, मतलब और उसको और स्ट्रॉन्ग करने की बात कही गई थी इस वाले में। बस इतनी बातें आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। और ये तो सारी बेसिक सी बातें कि भैया प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा का पूर्ण करने का अवसर जो है मिलना चाहिए, सारी बातें, मतलब देखो मेन मुद्दा कहाँ पे हम लोग फंसते हैं क्वेश्चन में, हम यहाँ पे क्वेश्चन में फंस जाते हैं कि भाई जैसे ईयर पूछ लिया और कहाँ पूछ लिया, अब ये तीसरा पॉइंट और आपका ये चौथा पॉइंट, ठीक है, ये ऐसे हैं कि अगर आप पढ़ोगे, जैसे मैं अगर इस वाले पॉइंट को पढ़ूं जो कहता है केवल शिक्षा में प्रवेश पर्याप्त नहीं है, बल्कि सार्थक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। अगर मैं बात करता हूं एजुकेशन की, अगर मैं बात करता हूं शिक्षा व्यवस्था की, एजुकेशन सिस्टम की, तो क्या केवल एडमिशन लेना पर्याप्त है? क्या हम प्रवेश लेने से मतलब ये मान सकते हैं कि भैया हम बहुत अच्छा कुछ अचीव कर लेंगे या बच्चा बहुत कुछ अचीव कर लेगा? तो ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, अगर ये आप नहीं भी पढ़ोगे और पेपर में क्वेश्चन आएगा तो भी लगा दोगे, क्योंकि भाई साफ साफ ये बोल रहा है कि भैया प्रवेश पर्याप्त नहीं है। हम बोलते हैं कि भैया जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, जो GR है, सकल नामांकन अनुपात, ठीक है, तो वो क्या है, बढ़ना चाहिए, ठीक है ना, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमारा बढ़ना चाहिए, लेकिन GR बढ़ना एक उद्देश्य नहीं है, या GR मान लो हमारा 100% हो गया, जैसे मान लो कोई भी स्कूल है XYZ, उसमें मान लो 100 एडमिशन की जरूरत है, 100 सीटें हैं, अब 100 सीटों पे एडमिशन हो गया, पूरा 100% एनरोलमेंट हो गया, ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि उनको जो शिक्षा मिल रही है वो सार्थक है, वो गुणवत्तापूर्ण है या फिर नहीं है, मीनिंगफुल है कि नहीं है, वो क्वालिटी वाली एजुकेशन है कि नहीं है। अब एडमिशन तो हमने पूरे कर लिए, मतलब हमने नामांकन पूरा कर लिया, 100% नामांकन कर लिया, लेकिन एजुकेशन नहीं दे पाए। एक विद्यालय है जिसने 100 एडमिशन पूरे कर लिए, 100 में से 100 कर लिए, लेकिन ये सब नहीं दे पाया, तो सारा बेकार है। एक ने 100 में से 50 ही करे, एक ने 100 में से केवल 50 ही करे, लेकिन वो ये सब देने में सफल हुआ, तो ये वाला सफल माना जाएगा, ना कि 100 में से 100 वाला सफल माना जाएगा, ठीक है। कल से नहीं, कभी तो कनिका 17 तारीख लिखा हुआ है उसमें, 17, मैंने आज सुबह एक सेशन भी लिया है, उसमें सारी अपडेट मैंने करी है, ठीक है। 17 से क्लास होंगी बाकी सारी, तो आप परेशान मत होइएगा, 17 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चले आगे, इसमें ये जरूर ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है, ठीक है, डकार ध्यान रखना है, सेनेगल ध्यान रखना है, कब वो 2000 आपको याद रखना है, UNCRPD, पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, UN से मतलब आपका यूनाइटेड नेशंस हो गया, ठीक है, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये फुल फॉर्म से डायरेक्टली प्रश्न बन जाता है भाई, यहां से डायरेक्टली प्रश्न आपका बनता है, UN मतलब आपका यूनाइटेड नेशंस है, तो कब मेरे भैया, 13 दिसंबर 2006, 13 दिसंबर 2006 की बात है, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या किया था मेरे भैया, इसको अपनाया था, जो कि 3 मई 2008 से प्रभावी हुआ था, दोनों डेट आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन का ऑप्शन डिपेंड करेगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है डिपेंड करेगा, दो डेट है, एक है 13 दिसंबर 2006, 13 दिसंबर 2006 को क्या होता है मेरे भैया, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको क्या किया था, अपनाया था, ठीक है, इसको एक्सेप्ट किया था कब, 13 दिसंबर 2006 को, और ये इफेक्टिव कब से होता है, तो 3 मई 2008 से इफेक्टिव माना गया था। अगर पूछेगा कि भैया अडॉप्ट कब किया गया, तो अडॉप्ट किया गया था कब, 13 दिसंबर 2006 को, ठीक है। इनफोर्स कब हुआ, इनफोर्स कब हुआ मेरे भाई, अगर इनफोर्स की बात करेगा तो 3 मई 2008, ये आपको ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत काम के हैं, डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। उद्देश्य क्या था मेरे भाई, जो दिव्यांगजन हैं उनके जो अधिकार हैं वो उनको मिल सके, उनको समानता मिल सके, गरिमा मिल सके, संरक्षण मिल सके, इसके उद्देश्य से ये किया गया था, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी बात है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की, हम बात कर रहे हैं, इसमें जो दिव्यांगजन हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनको उनके अधिकार मिल सकें, ठीक है, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके, उसके लिए चीजें करी गई थी सारी, ठीक है। अब इसमें टोटल 50 आर्टिकल्स हैं, ये जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक, कितने 50 अनुच्छेद हैं, ठीक है, कितने मेरे भाई 50 आर्टिकल्स हैं, ध्यान रखिएगा, और जो उनके अधिकार हैं उनके बारे में सारी चीजें इसमें कही गई हैं। अनुच्छेद नंबर 1, 3 एंड 5 और 6, ठीक है, यानी 1, 3, 5 और 6,
इसमें क्या कहा गया है मेरे भाई? समान अधिकार, भेदभाव रहित व्यवहार, महिलाओं के अधिकार। देखो कैसे क्वेश्चन पूछता है कि महिलाओं के अधिकार से क्वेश्चन बन जाता है, या फिर भेदभाव रहित व्यवहार से क्वेश्चन बन जाता है, या समान अधिकार से प्रश्न बन जाता है। ये किस आर्टिकल के तहत ये वाली बात कही गई थी? तो आपको ध्यान रखना 135 में आर्टिकल नंबर 9, ठीक है। ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि इसने मेरे भाई आर्टिकल नंबर 9 में बात करी किसकी? एक्सेसिबल वातावरण की। जैसे मैंने उस दिन समझाया था आपको जब मैं इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में, कि मेरे भैया सुगम वातावरण से मतलब क्या है। जैसे विद्यालय है और विद्यालय में जैसे मान लो कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है, दिव्यांगजन है कोई, ठीक है। अब दिव्यांगजन है तो स्कूल में मान लो कोई बच्चा व्हील चेयर से स्कूल आ रहा है। अब व्हील चेयर से अगर आ रहा है तो प्रॉपर रैंप्स वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। शौचालय ऐसे हैं कि वो भाई व्हील चेयर वाले मतलब एक तरीके से ऐसे हों कि आराम से व्हील चेयर आ जा सके वहां पे, उनको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, और उनको बैठने में दिक्कत ना आए। जैसे आपने देखा होगा ना शौचालय, जब हम कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में कहीं बाहर कहीं जाते हैं तो वहां पे जो टॉयलेट होता है उसके बाहर एक साइनेज बोर्ड लगा रहता है कि ये दिव्यांगजन का है, ठीक है, इस तरीके से लगा रहता है, मेल फीमेल का लगा रहता है। तो ऐसे ही जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कैसा हो भाई, ऐसे लोगों को दिक्कत ना आए, इसकी बात करी गई थी आपकी आर्टिकल 9 में, ठीक है, अनुच्छेद 9 में बात करी गई है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं आगे मेरे भाई। आगे क्या है? इस पूरी यूनिट की समरी, इस पूरी यूनिट की समरी की भाई क्या क्या चीजें अब तक हुई। तो एक चीज ध्यान रखना, एक डेटा कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि भैया WHO के अनुसार अगर देखा जाए तो विश्व की लगभग 1 अरब जनसंख्या, 1 अरब जनसंख्या किसी न किसी रूप में दिव्यांगता से ग्रसित है। बहुत बड़ी बात है ये, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की। तो WHO के हिसाब से पूछ लेता है डायरेक्टली, फैक्चुअल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट कितनी है मेरे भैया? 1 अरब जनसंख्या है ऐसी जो किसी ना किसी रूप में दिव्यांगता से ग्रसित है, पीड़ित है, प्रभावित है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना। बाकी चीजें सारी मतलब जरूरी हैं, वो आपको पता है। UDHR 1948 में है, ठीक है। और मानसिक मंद व्यक्तियों के अधिकार 1971, निःशक्त जनों के अधिकार 90। ये ईयर जरूर ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनता है। अंतर्राष्ट्रीय निःशक्त वर्ष 1981, ठीक है। WPA 1982, UNCRC 1989, ठीक है। ज्योमेट्री ने भी बताया था 1990। salamanca जो है आपका 1994 है। डकात 2000 है। UNCRP 2006 है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इंचियन घोषणा ये जरूर नीति मैंने से शामिल नहीं करी है, 2015 थी, बस इतना ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं? यहाँ तक क्लियर हो गया है? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी साथी को हो तो बताओ, पहले इतना बताओ। यहाँ तक सब कुछ क्लियर? जितना भी लिखवाया है छोटे छोटे नोट्स बना के रखिएगा, ठीक है, ताकि एग्जाम टाइम पे कोई दिक्कत आपको ना आए। 7:30 से? अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, कौन सी क्लास आप ये कहना चाह रहे हैं कि 7:30 से मेरी क्लास है? देखो अगर ऐसा कुछ रहेगा तो हम टाइम चेंज कर लेंगे, ठीक है, परेशान मत होइएगा। मैं एक बार डिस्कस कर लूंगा आप लोगों से। अगर ऐसा रहेगा तो फिर मैं इसका टाइम चेंज करवा दूंगा, ठीक है। सारी क्लास आपकी 17 से चलेंगे तो 17 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 17 को मैं करवा रहा हूँ आराम से। यहाँ तक सारा क्लियर हो गया ना मेरे भाई? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और निःशक्त बच्चों की शिक्षा के बारे में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के बारे में। अच्छा, जब बात होती है मेरे भाई शिक्षा नीति की, ठीक है, शिक्षा नीति की जब बात होती है, एजुकेशन पॉलिसी की बात होती है, थोड़ा सा क्वेश्चंस में पहले आप लोगों से करूंगा। अभी तक टोटल कितनी शिक्षा नीति हमारी आ चुकी हैं और किस किस ईयर में कौन कौन सी आई है? जल्दी से कमेंट करके बता दो। टोटल सबको आंसर करना है, जितने भी साथी लाइव देख रहे हैं सबको आंसर करना है, ठीक है, सभी को रिप्लाई करना है। अब तक टोटल हमारी कितनी शिक्षा नीति आ चुकी हैं और कब कब आई हैं ये भी साथ में बताइएगा जल्दी से। टोटल कितनी शिक्षा नीति अब तक आई हैं और कब कब आई हैं? सभी साथी आंसर करेंगे, ठीक है, सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का रिप्लाई ज़रूरी है, सभी का रिप्लाई ज़रूरी है मेरे भाई। क्योंकि आप लोगों का एक्टिव रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप लोग अगर एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर चीज़ें नहीं चल पाएंगी। मुझे जल्दी से आंसर करो। टोटल हमारी शिक्षा नीति कितनी आई हैं? सोनू का आंसर आया 3। कौन कौन सी और कब कब आई हैं ये भी बताओ। कौन कौन सी और कब कब आई हैं? देखो ये मैंने बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है, आप लोगों को रिप्लाई करना पड़ेगा, आप लोगों को रिप्लाई देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर ये रहती है क्या मेरे भाई, वन वे कम्युनिकेशन हो गया। और आपको पता है
वन वे कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव नहीं माना जाता है। जब तक दोनों तरफ से यानी टू वे कम्युनिकेशन ना हो तब तक इफेक्टिवनेस नहीं आती है। 1968 19 क्या कर दिया, ये 2 बार 68 लिख दिया, 2 बार 68 लिख दिया है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए खैर एक ही कैंडिडेट प्रयास कर रहे हैं लेकिन बाकी नहीं कर रहे, थोड़ा सा मुझे बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है मेरे भाई। एटलीस्ट बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। शिक्षा नीति हमारी कब कब आई, अगर हमको ये नहीं पता है तो हम बहुत अभी अंधकार में हैं, बहुत ज़्यादा अंधकार में मेरे भाई। टोटल हमारी 3 शिक्षा नीति आई हैं। सबसे पहली आती है कब, 1968 में। ठीक है, ये सभी को मालूम होना चाहिए। उसके बाद सेकंड वाली कब आती है हमारी, 1986 में। उसके बाद आती है आपकी थर्ड वन, ये आती है एनईपी 2020 जिसके नाम से आप इसको जानते हो। ठीक है, ये 3 शिक्षा नीतियां अभी तक। ठीक है, ये 3 शिक्षा नीतियां 1968 पहली, 1986, और ये तो ध्यान रहेगा एक में 68 है उसमें उसका अपोजिट कर दो तो 86 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बस आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद है 2020। कभी कभी एक डाउट आता है 1992 का करवाऊंगा, उसको भी मैं आगे। ठीक है ना, 1992, 1992 को भी लोग शिक्षा नीति के नाम से जानते हैं लेकिन वो शिक्षा नीति नहीं है। आप में से कोई बता देगा मुझे कि जो 1992 वाला था ये क्या चीज़ थी, 1992 वाला क्या था? और मेरे भाई एक और है आपका 2015, जो कि आपका इसमें मैंने शामिल भी किया है। 2015 वाला ये चीज़ें क्या है, क्योंकि जब जब शिक्षा नीति की बात होती है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लम देती हैं। 1968, 86, 2020, 1992 क्या था, 1992 क्या था, 1986, 2009, नो 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 डिम्पल, 2009 वाला जो था, 2009 वाला नहीं था, 2009 वाला हमारा आरटी एक्ट है। कनिका ने बोला है एनईपी, एनईपी 2005, ओ नो 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 कनिका, एनईपी 2005 नहीं है। एनईपी जो है हमारा वो तो क्या है मेरे भाई, जो आप 2005 बता रहे हो वो एनसीएफ है। 2005 वाला हमारा क्या है, एनसीएफ है। ठीक है, 1968, 86 शिवानी का आंसर, डिम्पल का आ गया, कनिका का। हाँ थोड़ा लेट, लेट क्यों आ रहा है मैं इसका एक बार टेक्निकल टीम को दिखाता हूँ, थोड़ा सा लेट आ रहा है। हाँ उसी पे आते हैं सीमा, उसी पे बताता हूँ। ठीक है, देखो मेरे भाई होता क्या है, पहली शिक्षा नीति हमारी जब 1968 में आई, उसके बाद जो जो कमियां थी इसमें, बहुत बढ़िया शिवानी, ग्रेट, परफेक्ट, मैंने बताया भी था एक बार। 1968 में आती है, उसके बाद इसको हमने सुधार किया, जो कमियां थी वो हमने 1986 में कर ली दूर। ठीक है, अब जो 1992 वाला था, एक तरीके से देखो आप इसको 1992 वाले को आप क्या कह सकते हो, शिक्षा नीति नहीं बोलोगे। ये थोड़ा सा चेंजेस हुआ था इसमें 86 वाले में, तो ध्यान रखना 86 वाले में थोड़ा चेंज हमने किया था, बट ये नई शिक्षा नीति नहीं थी। इसको नाम दिया गया था क्या, पीओए, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ठीक है, करवाऊंगा अभी आगे इसको, ये है, ये आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन था। 2015 क्या है, 2015 ये भी आपका आगे शामिल है भाई मेरे। 2015 जो आपकी एनईपी 2020 आप देख रहे हो ना, तो एनईपी 2020 वाली जो थी भैया, इसकी नींव रखी गई थी कब, 2015 में। ठीक है, वो पूरी कहानी समझाएंगे अभी आगे चल के, आगे आ जाएगा। तो केवल इतनी बातें अभी आपको ध्यान रखनी है। शिक्षा नीति मुख्य ही हमारी 3 है। ठीक है, मुख्य 3 है हमारी, 1968, 86 और 2020, ये आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहलाता है। और 2015 वाला कहानी अभी आपको आगे चल के मालूम चल जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया विद्या, बहुत बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, ये मैं अलग से जब ये करवाऊंगा आगे, चिंता मत करो, अभी बहुत कुछ बाकी है। ठीक है ना, सब कुछ डिटेल में करवाऊंगा। अभी हम लोग इसको केवल इंक्लूसिव एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं। एनईपी में जब आपको अलग से करवाऊंगा तो सारा डिटेल में करवाऊंगा एनईपी में, अभी हम इसको इंक्लूसिव एजुकेशन पर्सपेक्टिव में देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं निःशक्त बच्चों की शिक्षा को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब भाई इसमें क्या प्रावधान करे गए थे, क्या बातें मेन कही गई थी, क्योंकि इसको हम एक तरीके से ना डिसेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। तो इसमें बात क्या थी, जो 1986 वाला था कि जो निःशक्त बच्चे हैं, ठीक है, निःशक्त समझते हो ना, जो डिसेबल बच्चे होते हैं, उनको सामान्य विद्यालय में शिक्षा से जोड़ना था। मतलब जहाँ पे बच्चे अलग इस विद्यालय में जा रहे थे, उनको सामान्य विद्यालय में लेने की सिफारिश इस वाली शिक्षा नीति में करी गई थी। भैया उनको सामान्य विद्यालय में लेके आओ, सामान्य बच्चों के साथ ही उनको पढ़ाओ, उनको अलग थलग मत करो। ठीक है, इस नीति में ये बात कही गई थी, जो निःशक्त बच्चे हैं उनके लिए जो प्रारंभिक बाल देखभाल, ईसीसीई की फुल फॉर्म पूछता है पेपर में, ईसीसीई, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन,
तो इसने ये कहा मेरे भाई कि जो निःशक्त बच्चे हैं उसके लिए जो प्रारंभिक बाल देखभाल शिक्षा होती है, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, साथ ही साथ जो आपका आईसीडीएस है, कोई मुझे बताएगा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आईसीडीएस की? इसकी फुल फॉर्म भी पेपर में पूछी जाती है, इसकी फुल फॉर्म के साथ ही मुझे बता सकता है? तो ये शिक्षा नीति जो थी, इसने ये कहा कि भाई जो निःशक्त बच्चे हैं उनके लिए जो ईसीसी है और जो आईसीडीएस है उसके माध्यम से सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएं, उनके माध्यम से सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएं। कोई साथी मुझे बता सकता है क्या कि जो ईसीसीई है ये किसके अंडर काम करता है? ठीक है, किसके अंडर ये विभाग आता है? कोई मुझे बताएगा किसके अंडर आता है ये वाला विभाग? कोई साथी कमेंट करके बताएगा ईसीसी किसके अंडर आता है? ईसीसी कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आएगा? ये डायरेक्टली प्रश्न बन जाता है, डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। जरा मुझे कमेंट करके बताओ ईसीसी किस विभाग के अंतर्गत आएगा? ठीक है, और क्या बात कही गई कि भैया ये कहा गया कि जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, ठीक है, करिकुलम में अनुकूलन यानी एडॉप्टेशन, साथ ही साथ लचीली परीक्षा प्रणाली, मतलब एग्जामिनेशन जो सिस्टम है हमारा या जो व्यवस्था है हमारी वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब जिसमें हम जरूरत के हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट कर सकें, चेंज कर सकें, बदलाव कर सकें, मॉडिफाई कर सकें। ठीक है, ये वाली बात इसमें कही गई थी। और साथ साथ जो शिक्षक हैं, शिक्षकों की सेवा पूर्व, सेवा से पहले, ठीक है, प्री सर्विस, सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन, इन सर्विस प्रशिक्षण में दिव्यांगता संबंधी प्रशिक्षण है उसको भी शामिल करने की सिफारिश करी गई थी। बहुत महत्वपूर्ण है। आरसीआई के अंदर आता है, नहीं करने का। और कोई साथी बताएगा मुझे ईसीसीई किसके अंतर्गत आता है? ये डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। बहुत बढ़िया विद्या, परफेक्ट, ग्रेट एफर्ट्स, बहुत अच्छे, ग्रेट ग्रेट विद्या ने बढ़िया बताया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में दे देगा आपको, क्या दे देगा? ऑप्शन में आपको दे देगा मेरे भैया एमएचआरडी, जो कि अब खत्म हो चुका है, ठीक है। आपको दे देगा मेरे भाई एमओई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और जैसे आरसीआई दे देगा, एक और कुछ दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पे आएगा? एमडब्ल्यूसीडी में आता है, ठीक है। नो नो नो, ईसीसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ही नहीं, ठीक है सोनू, ईसीसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, एमडब्ल्यूसीडी, ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ सारी बातें क्लियर हो गई। इसमें ये बात कही गई कि भाई जैसे अभी आप लोगों ने बीएड करी होगी या बीटीसी किया होगा या बीडीएलएड किया होगा, तो सेवा पूर्व मतलब प्री सर्विस, सेवा में आने से पहले जो ट्रेनिंग मिल रही है, और जब आप सेवा में आ जाते हो, जब आप इन सर्विस हो जाते हो, तो उस समय जो आपका ट्रेनिंग हो रही है उसमें जो दिव्यांगता है, दिव्यांगता संबंधित जितना भी प्रशिक्षण है वो उनको दिया जाना चाहिए, ताकि वो इसके बारे में समझ रख सकें। तो बहुत अच्छा एक सुझाव था ये, काफी अच्छा सा सुझाव है, ठीक है। निःशक्त बच्चे, उनकी पहचान, उनका मूल्यांकन, हस्तक्षेप, मतलब बोलते हैं इसको इंटरवेंशन, इंटरवेंशन करेंगे तभी हमको कमियां पता चल पाएंगी, अदरवाइज कमियां पता नहीं चल पाएंगी, ठीक है। और विद्यालय की व्यवस्था हो गई, निःशुल्क पुस्तकें हो गई, ये सब चीजें ऐसी हैं मतलब जो नहीं भी आपने पढ़ा होगा तो भी आप आंसर लगा के आ सकते हो आराम से। तो ये समझने वाली बात है, बस ये थोड़ा सा जो जरूरी बात थी वो यहाँ तक थी जो आपको ध्यान रखना था, ठीक है। सार्जेंट रिपोर्ट, ये ईयर बहुत जरूरी है मेरे भाई, ईयर बहुत जरूरी है, ठीक है। सार्जेंट रिपोर्ट कब आती है आपकी? 1994, ठीक है। कब आती है? 1994 आपको ध्यान रखना है। और इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली पूछा गया है, तो सीटेट वाले एग्जाम में भी आया था, ठीक है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, सीएबीई, सीएबी की ठीक है, सीएबीई जो है इसकी फुल फॉर्म आपका सीटेट में पूछा गया था। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। 1994 में सीएबी ने क्या किया था मेरे, शिक्षा के विकास पर सार्जेंट रिपोर्ट, ठीक है, ये प्रस्तुत करी थी। किसके द्वारा प्रस्तुत? क्वेश्चन कैसे बनेगा? सार्जेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत करी गई थी? तो ध्यान रखना है सीएबीई, पहला क्वेश्चन। सीएबी की फुल फॉर्म क्या है? दूसरा क्वेश्चन। सार्जेंट रिपोर्ट कब आती है? तीसरा क्वेश्चन। तो ये आपको बस ऐसे क्वेश्चंस बनाने हैं अपने आप, ठीक है। इतनी बात आई होप सबको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक के साथी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये सारी होती हैं बेसिक बेसिक बातें, मेन जो चीजें हैं बस वही हमको पकड़ना होता है। अब देखो इस रिपोर्ट ने राष्ट्र शिक्षा के महत्वपूर्ण आधार के रूप में कार्य करने का सुझाव दिया था, बहुत आपकी समझ वाली बात है ये मैं पढ़ूंगा यहाँ पे तो पूरा बोरियत बन जाएगा, ठीक है। ये बस मैं रखता हूँ ताकि आप इसको देख लो, जो मेन पॉइंट है मैं बता दूं, ठीक है। ये इसलिए है ताकि आप जब पढ़ो
तो आपको समझ में आ पाई, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखिए जब रिपोर्ट आई है तो इस रिपोर्ट में क्या बात कही गई थी। सामान्य बच्चों के साथ साथ जो निःशक्त बच्चे हैं उनकी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। सामान्य बच्चों के साथ साथ निःशक्त बच्चे जो हैं मेरे भाई, इन बच्चों को तो ख्याल रखा था, लेकिन उनके साथ साथ ये बच्चे शिक्षा की मेन स्ट्रीम से दूर ना हो जाएं, उसके लिए निःशक्त बच्चों की शिक्षा पर भी बहुत विशेष ध्यान दिया गया था, ठीक है। उनके हिसाब सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, ऐसी सिफारिश इसमें करी गई थी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई, कोठारी आयोग, यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न बन जाता है आपका। कोठारी आयोग, ठीक है, कब 1964 से 66, ये ध्यान रखिए, ऐसे ही आता है 1964 से 1966, ठीक है। ये क्या था, ये जो आयोग था, ये जो कमीशन था, भारत का पहला राष्ट्र शिक्षा आयोग। क्वेश्चन बनेगा पहला राष्ट्र शिक्षा आयोग, तो ध्यान रखिएगा भारत का पहला राष्ट्र शिक्षा आयोग, ठीक है। कौन था आपका कोठारी आयोग। इसके अध्यक्ष पूछ लेता है, इसके अध्यक्ष पूछ लेता है, कोई मुझे बताएगा कौन थे इसके अध्यक्ष। अगर इसका अध्यक्ष पूछेगा तो क्या आंसर करोगे। कोठारी आयोग का अगर मान लो मेरे भाई आपसे अध्यक्ष पूछ लेता है, अध्यक्ष अगर पूछ ले तो क्या आंसर करोगे, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। अध्यक्ष कौन थे इसके, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से बताओ, ठीक है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कौन था, आपका कोठारी आयोग था। कब इसका गठन होता है, फॉर्मेशन कब होता है, 1964-66, ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो आयोग था इसने क्या बात कही कि भैया सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, और क्या, शिक्षा में समान अवसर, इन दो बातों पे जोर दिया था। कोठारी आयोग ने किन बातों में जोर दिया कि भैया सभी के लिए शिक्षा हो, एजुकेशन फॉर ऑल, और सभी के लिए समान अवसर। ये भी पॉइंट बहुत जरूरी है, आपको ध्यान रखना है। हालांकि जो निःशक्त बच्चे हैं उनको सामान्य विद्यालय में शिक्षा देकर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ रहा होगा इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड का। जब हमने क्या किया, जो निःशक्त बच्चे थे उनको हम कहाँ लेके आए, सामान्य विद्यालय में लेके आए। ये क्या बन गया आपका, इंटीग्रेटेड एजुकेशन बन गया। तो भैया इन्होंने बोला कि जो निःशक्त बच्चे हैं उनको हम सामान्य विद्यालय में लेके आएंगे, और उससे क्या होगा, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसको हम समेकित शिक्षा व्यवस्था बना देंगे, ठीक है। ये बात इसमें कही गई थी। सोनू का आंसर दौलत सिंह, और कोई साथी करेगा आंसर, और कोई करेगा, और कोई साथी आंसर करेगा। और कोई इसी साथी का आंसर आएगा क्या, जल्दी से करो भाई। देखो ये बहुत क्योंकि जरूरी है, ये यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न बनता है, जहां से प्रश्न बनता है वो बात आपको आनी चाहिए। जहां जहां से प्रश्न बनते हैं वो आपको आने चाहिए। केवल एक ही आंसर इतनी लेट क्यों आ रहे हैं, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। आप लोगों के कमेंट इतना डिले क्यों आ रहे हैं। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, शिवानी का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डीएस कोठारी बोल देते हैं इनको ना, डीएस कोठारी बोल देते हैं। अब देखो क्योंकि हो सकता है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो कोठारी ना लगाए, जैसे केवल दौलत सिंह दे दे, ठीक है, दौलत सिंह लिख के रख डाल दे, क्योंकि हम लोग क्या समझ, मतलब ज्यादातर जो आपने पढ़ा होगा डीएस कोठारी आपने पढ़ा होगा हर जगह। अब कोठारी से कोठारी लगाए तो आंसर बच्चा कैच कर लेगा, या हो सकता है बाकी और नाम लिख दे और सबके आगे कोठारी लगा दे, तो ऐसे ही प्रश्न बन सकता है। तो वहां पे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ध्यान रखिएगा डीएस कोठारी हैं, डीएस, ठीक है। दौलत सिंह, कभी कभी डीएस ना देके पूरा नाम दे देगा तो परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए हिंदी में ध्यान रख लेना कि भैया दौलत सिंह कोठारी, पूरा नाम आपको ध्यान रख लेना है। चल लेते हैं आगे, राष्ट्र शिक्षा नीति 1968 और आपका 86 वाला। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ कि भाई ये जो शिक्षा नीति है ये हम इंक्लूसिव एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं। अलग से जब शिक्षा नीति करवाऊंगा टॉपिक आपको तो उसमें डिटेल में सारी चीजें होंगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी जो जरूरी जरूरी बात है उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या था मेरे भैया, कि राष्ट्र प्रगति, समान शिक्षा एवं शिक्षा के पुनर्गठन को बढ़ावा देने की बात इसमें करी गई थी 68 और 86 वाले में, ठीक है। तो सारी बेसिक बेसिक सी बातें हैं कि भैया जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनको समाज के साथ जोड़कर चलना है, क्योंकि अगर उनके अंदर हमने कोई भेदभाव किया, डिस्क्रिमिनेशन किया, तो हीन भावना उनके अंदर आ जाएगी, जिससे भाई उनका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा, ठीक है। सामान्य दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालय में, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि भाई जो सामान्य दिव्यांग बच्चे हैं, अब सामान्य दिव्यांग बच्चे से मतलब कि जिनको हल्की फुल्की दिव्यांगता है, ठीक है, नॉर्मल है, नॉर्मल बच्चों की बात नहीं हो रही है, लेकिन जिनके अंदर दिव्यांगता तो है लेकिन हल्की फुल्की है, तो इन्होंने बोला कि सामान्य दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालय में और अन्य बच्चों के साथ शिक्षा देने की सिफारिश इसने करी गई थी। और वहीं जो गंभीर दिव्यांगता वाले बच्चे हैं, ठीक है, जैसे लिखा है यहाँ पे कि जो गंभीर दिव्यांगता वाले बच्चे उनके लिए विशेष विद्यालयों की बात इसमें करी गई थी। इन्होंने ये कहा था अगर मान लो छोटी मोटी दिव्यांगता है,
तो हम सामान्य विद्यालय में करवा सकते हैं, लेकिन अगर बच्चों को गंभीर दिव्यांगता है तो हम उसको क्या करेंगे, स्पेशल स्कूल में भेजेंगे। तो ये बुरा भी नहीं था मेरे भाई, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वहां पे प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको मिल पाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ये आगे जिसकी हम लोग बात कर रहे थे 1986 और आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ठीक है, देख रहे हो विनोद, ये आ गया आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA 1992 वाला। हम सभी को मालूम है जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो कब आती है, 1986 में आती है। ठीक है, सेकंड वाली थी, ये बात सबको मालूम है, ध्यान रखना। और जो आपकी कार्य योजना जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ये कब था आपका, 1992। अब दोनों का उद्देश्य क्या था कि भाई जो निःशक्त बच्चे हैं उनको सामान्य विद्यालय शिक्षा से जोड़ना, चाहे वो 1986 वाली पॉलिसी रही हो, चाहे फिर हमारा प्रोग्राम ऑफ एक्शन रहा हो, दोनों का उद्देश्य क्या था, जो निःशक्त बच्चे हैं उनको हमको सामान्य विद्यालय से जोड़ना है। मतलब ताकि हम इंक्लूसिव समावेशन को बढ़ावा दे सकें। ठीक है, निःशक्त बच्चों की जो शैक्षिक आवश्यकता है उनकी पहचान करना हो गया, उनका मूल्यांकन हो गया, आवश्यक, ये सारी चीजें बहुत बेसिक सी हैं, इस पर जोड़ दिया गया था। तो मतलब ये पॉइंट आपको बस याद रख लेने हैं। ठीक है, बाकी कुछ इसमें ऐसा है नहीं, बस आप देखो, क्योंकि ये बहुत कॉमन कॉमन सी बातें आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम IEDC, इसकी फुल फॉर्म देखो, जहां से प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ, जो आपके प्रीवियस ईयर को एनालिसिस किया गया उसके आधार पे सारी चीजें, फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है IEDC। ठीक है, IEDC मतलब इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। कब कब ईयर ध्यान रखिएगा, 1974, 1974। ठीक है, तो 1974 में क्या होता है भैया, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, उसने IEDC, ठीक है, इस ये वाली योजना प्रारंभ करी थी। अब क्वेश्चन बनेगा क्या कि IEDC योजना कब प्रारंभ करी गई, या कब शुरू हुई, IEDC प्रोग्राम जो है कब स्टार्ट हुआ था। IEDC तो आप ध्यान रखेंगे 1974 में हुआ था। ठीक है, उद्देश्य क्या था भाई, किस उद्देश्य, हर काम का उद्देश्य होता है, तो इसका उद्देश्य क्या था। अब उद्देश्य, चूंकि हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में और स्पेशल बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो निःशक्त बच्चे हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनको सामान्य विद्यालय में शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। आज जो आप देख रहे हो कि हम डिसेबल्ड बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उसके पीछे कहने की जितनी भी सारी ये योजनाएं हैं आपकी, ये सारी योजनाएं की वजह से आज ऐसा हो पा रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि भैया जो निःशक्त बच्चे हैं उसको सामान्य विद्यालय में हमको शिक्षा उपलब्ध करवानी है, और समेकित शिक्षा, ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन को बढ़ावा देना था। तो इंटीग्रेटेड नेगेटिव नहीं था, अगर हम लोग उसको देखो, डिफरेंस जब पूछता है तो ये था कि भाई इंक्लूसिव में हमने सबको शामिल कर लिया था। ठीक है, सबके लिए समान अवसर थे। इंटीग्रेटेड में ये था कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको हम सामान्य में लेके आ रहे थे। और एक था आपका सेग्रेशन, पृथक्करण। पृथक्करण पूरा अलग था, वो नेगेटिव है। मैंने पहले भी कई बार बोला कि पृथक्करण जो शब्द होता है वो आपका वैसे भी नेगेटिव होता है। पृथक्करण पूरी तरीके से अलग कर देता था कि भैया तुम तो दिव्यांग हो, तुम अलग ही जाओ, तुम्हारा इनसे सामान्य बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। तो पृथक्करण वाला चीज नेगेटिव थी। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। अब देखो इस योजना के अंतर्गत क्या क्या चीज हुई, जो रिसोर्स टीचर्स हैं उनकी नियुक्ति, और रीडर अलाउंस हो गया, एस्कॉट अलाउंस हो गया, ठीक है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग अलाउंस हो गया, ठीक है, बोर्डिंग और लॉजिंग अलाउंस हो गया। ये सहायक उपकरण छात्रों जैसी सुविधाएं प्रदान करने की बात करी गई थी। तो ये पूछ सकता है, ठीक है, ये अलाउंस की बात किस योजना के अंतर्गत करी गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बैरियर फ्री मतलब कोई भी बाधा ना आए। बाधा मतलब क्या है, बैरियर फ्री कह लीजिए, एक्सेसिबल कह लीजिए, सुगम कह लीजिए की बात है। कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट उनको मिले। और सामान्य विद्यालय में संसाधन, ठीक है, मतलब रिसोर्स रूम जो है ये विकसित करवाए जाएं, ऐसी बात इसमें करी गई थी, आपको ध्यान रखना है। और मेन बात तो ध्यान रखेंगे वो कब स्टार्ट हुई थी और इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है मेरे भाई भारतीय पागलपन अधिनियम 1912। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1912, हेल्पलाइन भी है ना 1912। तो भारतीय पागलपन अधिनियम 1912, ये ईयर आपको ध्यान रखना है। अब ये जो था ये पूछ सकता है कि भाई कब हुआ, तो आपको सभी को मालूम है कब होने वाली बात आएगी, तो आपको 1912 याद रखना है। और अगर यहां से ये पूछ ले किसके लिए था, अगर आप इस वर्ड से थोड़ा सा लगा पाएंगे तो मेरे भाई कि जो मानसिक रोग, पागल हम किसको बोलते हैं, पागल व्यक्ति हम किसको बोलते हैं, मानसिक रोगी जो होता है ना, उसको तो पागल बोल देते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो मानसिक रोगी थे उनके संरक्षण के लिए बात करी गई थी, उनकी देखभाल की बात करी गई थी, किसमें, भारतीय पागलपन अधिनियम के बारे में। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कब आया था, 1912 में आया था, ये आपको ध्यान रख लेना है। इसमें क्या था कि भाई जो मानसिक रोगी हैं
जो मानसिक रोगी हैं एक तरीके से, उनके ट्रीटमेंट की इसमें बात करी गई थी, उनके उपचार की बात, उनके संरक्षण की बात करी गई थी, उनके देखभाल की बात करी गई थी। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है और इससे ज़्यादा आप ध्यान नहीं रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट चल लेते हैं हम लोग। इसके बाद आता है हमारा प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, PIED, PIED, ठीक है? प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, PIED की फुल फॉर्म, और कब आता है मेरे भैया? 1987, ठीक है? 1987 की बात है, ध्यान रखिएगा। तो 1987 में यूनिसेफ, ये नाम ध्यान रखिए मेरे भाई, ठीक है? किसके सहयोग से? अच्छा, इसकी फुल फॉर्म और पूछता है, कोई मुझे बता पाएगा क्या? इसकी फुल फॉर्म भी पूछता है एग्जाम में। कोई साथी कमेंट करके बताएगा यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? तो किसके सहयोग से 1987 में हुआ? किसके सहयोग से? यूनिसेफ के सहयोग से। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको भी हमने चेंज कर दिया है क्या मेरे भाई? MHRD अब क्या हो गया है? MHRD को हमने चेंज कर दिया है, जो कि अब बन गया है क्या आपका? MOE, ठीक है? तो यूनिसेफ के सहयोग से मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसको प्रारंभ किया था, ठीक है? किसने किया था प्रारंभ? टाइपिंग मिस्टेक है, प्रारंभ कर लीजिएगा, ठीक है? प्रारंभ किया था, कब किया था? 1987 में। किसके सहयोग से, किसके सपोर्ट से स्टार्ट हुआ था? In 1987 द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD, अब जिसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से मेरे भाई? MOE के नाम से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से हम जानते हैं। विद सपोर्ट फ्रॉम द यूनिसेफ लॉन्च द प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, PIED। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, बहुत बढ़िया। देखो भाई, सब मैं देख रहा हूँ कि लाइव तो आप लोग इतने सारे हो ना, लेकिन गिने चुने ही लोग आंसर कर रहे हैं। फिर से बोलना पड़ेगा आप लोगों को, केवल कथा सुनने से कुछ नहीं होगा, है ना? कथा में आपको एक्टिव भी रहना पड़ेगा, तब चीज़ें समझ में आ पाएंगे, अदरवाइज तो फिर ऐसे निकल जाएगा कि कब देखा, कब पढ़ा, कब क्या हुआ। ये बहुत ज़रूरी है, यह बात आप जान लीजिए, ठीक है? अब इसका उद्देश्य क्या था मेरे भाई? इस परियोजना का उद्देश्य क्या था? तो जो समेकित शिक्षा यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, उसको बढ़ावा देना था, ठीक है? तो ये डायरेक्ट ध्यान रखा, क्या उद्देश्य करिए? तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन को बढ़ावा देना था, ठीक है? साथ साथ जो टीचर्स हैं, टीचर्स को प्रशिक्षण देने की बात करी गई थी, ठीक है? उनको ट्रेनिंग देने की बात करी गई थी, इसमें ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं विद्या भाई, ये खाने का टाइम तो है और ये थोड़ा दिक्कत रहती है खास करके महिलाओं को। प्रशिक्षण 3 चरणों में आयोजित किया जाता था, ये बात ध्यान रखना। जो ट्रेनिंग की यहाँ बात करी गई है, ये ट्रेनिंग जो है मेरे भाई 3 चरण थे इसके। पहले चरण में क्या था? फर्स्ट फेज, ठीक है, 1 सप्ताह, ठीक है? सेकंड फेज जो है आपका 1 सप्ताह तथा 8-10 विद्यालयों को एक समूह हेतु प्रशिक्षण, ठीक है? ये ध्यान रखना। और ये जो है मेरे भाई मतलब उद्देश्य, क्योंकि हम लोग सिंपल सी बात है, डिसेबल्ड बच्चों के लिए हम कर रहे हैं, तो सारी बातें उन्हीं को ध्यान में रख के सारी बातें करी जाएंगी। और इसमें भी विशेषकर कौन थे? हमारे दृष्टिबाधित बच्चे थे। कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है? कभी कभी आपको निःशक्त ना देके वो दे दे दृष्टिबाधित, ठीक है, श्रवण बाधित, ठीक है, इस तरीके से दे देगा। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा विजुअली इंपेयरमेंट आएगा, ठीक है? BI वाला आएगा, HI वाला आएगा, तो आपको BI सेलेक्ट करना है, HI सेलेक्ट नहीं करना है, वैसे उनके लिए था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। DPEP मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत जरूरी है, ठीक है? क्या इसकी सबसे पहले तो फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। फुल फॉर्म डायरेक्टली पूछ लेता है, तो ये फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है? ये इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। 1994 याद रखना, ईयर से भी प्रश्न बन जाता है, ठीक है? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ करा गया था 1994 में, और 1997 में, ठीक है, 1997 में इसमें क्या हुआ? जो निःशक्त बच्चे हैं उनकी समग्र शिक्षा को शामिल कर लिया गया था। तो हो सकता है ये ना पूछ के ये पूछ ले कि भैया इसमें निःशक्त बच्चों की इंटीग्रेटेड एजुकेशन कब शामिल किया? 1997 में किया। स्टार्ट कब होता है? तो 1994 में स्टार्ट होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। और ये जो आपका प्रोग्राम था मेरे भैया, 18 राज्य, ठीक है, हालांकि प्रश्न नहीं बनेगा बट फिर भी ध्यान रख लेना, 18 राज्य और लगभग 2014 प्रखंड, प्रखंड बोलते हैं ब्लॉक्स को, ठीक है? ब्लॉक्स को बोलते हैं, जैसे ब्लॉक होते हैं ना अलग अलग जगह, ठीक है? मैं वही बोल रहा हूँ सोनू, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। क्वेश्चन अगर आप शेयर करेंगे तो बता पाऊंगा। क्वेश्चन अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे बताइए एक बार, मैं उसका क्वेश्चन आप एक बार शेयर कर दीजिए, तो ये चीज़ें हम लोग कर पाएंगे ना कि भाई कहाँ से चीज़ें क्या और कैसे आ रही हैं। इसीलिए मेरा कहना ये होता है कि जितना भी मैं करवा रहा हूँ, जितना भी करवा रहा हूँ, उस पे पूरा रिसर्च करके मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। आपको जब आप खुद PYQ सॉल्व करोगे तो आपको भी मालूम चलेगा कि हाँ आपने कराया कि नहीं कराया, ठीक है? एक बार क्वेश्चन मिला तो मुझे क्वेश्चन जरूर सेंड करिएगा। अब इस कार्यक्रम में क्या था मेरे भाई?
जो निःशक्त बच्चे हैं उनकी पहचान करना, ठीक है, उनके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल करवाना हो गया, सेवा पूर्व यानी प्री सर्विस और इन सर्विस कालीन प्रशिक्षण की बात करी गई थी, और बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की बात करी गई थी, ठीक है। तो ये सारी बेसिक बेसिक सी बातें हैं। इसमें डीपीईपी की फुल फॉर्म पूछी जाती है और आपका कब स्टार्ट हुआ ये पूछा जाता है, ठीक है। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। SSA बहुत जरूरी है मेरे भाई, ये भी ठीक है, बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो, अब साफ साफ लिखा है नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे सोनू ने बोला है कि एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था पीआईईडी से रिलेटेड। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो यूनिसेफ के सहयोग से किया था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। अब डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। अब मान लो ऑप्शन में एमएचआरडी है ही नहीं, अगर ऑप्शन में एमएचआरडी नहीं है तो हम किसके साथ जाएंगे, यूनिसेफ के साथ जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज है, बस यही यही चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। ये जितना भी मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, सारी आपकी जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, जो आपका सिलेबस है स्पेशल एजुकेशन वाला, या और भी जो चीज़ें हैं, ठीक है, जैसा भी जहाँ से भी चीज़ें हैं, ठीक है, सब कुछ एकदम ऑथेंटिक सिलेबस से ही आपको मिल रहा है। आपकी जो बुक्स होती हैं बीएड वाली, डीएलएड वाली, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में जो आप लोग मार्केट में गाइड देखते हो ना, मार्केट एक बार रिफ्रेश कर लो भाई, वीडियो तो सही चल रहा है मेरे एंड से, अगर किसी का वीडियो रुक गया है तो प्लीज़ एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। मार्केट में जो आप बुक्स देखते हो वो बुक्स नहीं होती हैं, वो एक गाइड है भाई, इसका उठाया उसका उठाया वहां चिपका दिया, उनसे कभी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो भी हम लोग अपने प्रशिक्षण के दौरान, अपनी ट्रेनिंग के दौरान, जो भी आपने 2 साल का ट्रेनिंग लिया, आपने बीएड किया, आपने डीएलएड किया, वहां पे आपने जो पढ़ा वो मैटर करता है, वो कोर्स चीज आपके लिए मैटर करता है, ठीक है। क्लियर हो गया डाउट ना। तो भाई ये सिंपल सी बात है। आप देखो यहाँ डायरेक्टली अगर आपने ये पढ़ लिया होता, अगर आपने ये पढ़ा होता, जो बच्चा ये पढ़ के जाता, तो वो क्वेश्चन को सही करके आ जाता। उसको दिमाग में था कि सर ने जो है यूनिसेफ के सहयोग से बात करी थी, ये सपोर्ट किसका था, सपोर्ट हमारा यूनिसेफ का था, यूनिसेफ से लॉन्च किया था। अब ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है, कुछ खेल हमारा ऑप्शंस का भी होता है। अगर मान लो ऑप्शन में आपका यूनिसेफ ना आए, एमएचआरडी आ जाए, अब एमएचआरडी नहीं है, मान लो अगर एमओई दे दे, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको मालूम है एमएचआरडी को हमने चेंज कर दिया, अब एमएचआरडी बन गई है क्या, आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो यूनिसेफ राइट आंसर होगा, ठीक है, यूनिसेफ जो है आपका राइट आंसर होगा सोनू। चलिए अब चल लेते हैं आगे, ऐसे, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, 2001 से नाम से जाना जाता है मेरे भाई। ये तो ये ईयर पूछता है इसका, डायरेक्टली डायरेक्टली इसका ईयर पूछता है, डायरेक्टली आपका ईयर पूछता, तो आपको ईयर ध्यान रखना है। फुल फॉर्म भी पूछता है, फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या नारा था, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, सब पढ़ें सब बढ़ें, ठीक है, सब पढ़ें सब बढ़ें का नारा था। और जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, ये लाइन बहुत जरूरी है, आगे लिखा होगा, मैं वहां पे लिखा है, ठीक है, वहां समझा दूंगा मैं आपको। इसमें बात करी गई थी मेरे भाई किसके बारे में, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब किसी भी बच्चे को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, किसी बच्चे को आप जो है रिजेक्शन नहीं दे सकते हो। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान जो है इसकी स्टार्टिंग होती है एसएससी के अंतर्गत, जिसमें हमने बात करी गई थी जीरो रिजेक्शन पॉलिसी की। अब ये जो उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था मेरे भाई, कि प्रत्येक दिव्यांग बच्चा, हर दिव्यांग बच्चा, उसको शिक्षा उपलब्ध कराना, कोई रिजेक्शन नहीं, किसी भी आधार पे कोई रिजेक्शन आप नहीं कर सकते, और किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रखना है, ठीक है, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, ठीक है, खासकर ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। जहां जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उतना ध्यान रखिएगा, जहां जहां हाईलाइट कर रहा हूँ उतना आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। तो इसकी बात करी गई थी हमारी एसएसए में, कब आता है, 2001 में आता है, ठीक है। क्या बात थी इसमें, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी की बात करी गई थी, ठीक है। जीरो रिजेक्शन पॉलिसी पॉलिसी कहाँ पे इंट्रोड्यूस करी गई थी आपका, तो एसएसए में इंट्रोड्यूस करी गई थी, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं नेक्स्ट। इसमें एक हमारा संविधान संशोधन भी है, ठीक है। नहीं देखो, दोबारा मत बनाइए, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी आपको करवाया जा रहा है, ठीक है, हालांकि ये पीडीएफ आपको मिलती है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि जब हम पढ़ रहे होते हैं उस समय हम लोग पेन और नोटबुक के साथ बैठे हैं। उससे फायदा क्या होता है, क्योंकि यहाँ से जो आप लिखोगे ना वो परमानेंट है, और वो आपको लंबे समय तक आपकी मेमोरी में लंबे समय तक रहेगा। आप पीडीएफ पढ़ोगे, हो सकता है वो कुछ समय बाद निकल जाए, लेकिन जो आपने अपनी भाषा में लिख लिया
वो आपके देखो एक तो एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि रिवीजन में हेल्प करेंगे आपको। तो अपने खुद के नोट जरूर बनाइएगा, मेरा सजेशन ये है, क्या ना, ठीक है। देखो यहाँ से क्वेश्चन कितने बनते हैं मेरे भाई, 86वां संविधान संशोधन कब होता है? 86वां संविधान संशोधन आपका 2002 में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या बात कही गई थी कि जो आपका आर्टिकल 21A है, ठीक है, उसके तहत ये हुआ कि भैया जो 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, जो आपने आरटी एक्ट 2009 में पढ़ लिया होगा, जो मैंने वीडियो डाली है वहां पे आपने देखा होगा उसमें, ठीक है, उसमें भी ये बात कही गई है। तो 6 से लेके 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने की बात कही गई है, ठीक है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने की बात इसमें कही गई थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। कब होता है? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जाके होता है, ठीक है। और आर्टिकल 21 एक आपको ध्यान रखना है इसमें। चलिए नेक्स्ट चल लेते हैं आगे हम लोग। फिर आता है हमारा IECYD 2005, ठीक है। बोले तो क्या मेरे भाई, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ विद डिसेबिलिटीज, IECD 2005। फुल फॉर्म ध्यान रखते रहना, ठीक है, फुल फॉर्म के बिना सारा कुछ अधूरा है। फिर कोई दिक्कत नहीं बेटा, फिर तो परफेक्ट है। हाँ बिल्कुल सोनू, ये भी था, ठीक है, ये भी था टारगेट, ये भी था, ठीक है। लेकिन वो उस तरह के प्रश्न अब नहीं पूछता है ना, उस तरह के प्रश्न अब नहीं पूछता है। 2005 में मेरे भाई क्या होता है, आपका जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, जो कि अब इसको आप लोग जानोगे किसके नाम से, MOE के नाम से जानोगे, ठीक है, ये बात आपको हर बार याद रखनी है। इसने IECYD कार्यक्रम स्टार्ट किया था। पूछ लेगा कि IECYD कार्यक्रम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, या तो ऑप्शन में MHRD देगा, MHRD नहीं देता तो आपको MOE देगा, दो में से कोई एक देगा, ये ध्यान रखना, दो में से कोई एक देगा, ये आपको ध्यान रखना है, चाहे MHRD दे चाहे आपको MOE दे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जिसमें क्या बात कही मेरे भाई कि 14 से लेके 18 वर्ष, ठीक है, 14 to 18 वर्ष जो दिव्यांग युवा हैं उनको भी शामिल किया गया। यहां से प्रश्न इस ईयर से भी बन जाता है कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत किस उम्र के बच्चों युवाओं को शामिल या किस वर्ग के व्यक्तियों को शामिल करने की बात हुई थी। तो 14 to 18 ध्यान रखिएगा, 14 to 18। उद्देश्य क्या था मेरे भाई, जो दिव्यांग बच्चे हैं और जो युवाएं हैं उनको समावेश शिक्षा और जो मुख्य धारा है उसके विद्यालय में उनको हमको लेके आना है। बस ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें से फुल फॉर्म जरूरी है, ईयर जरूरी है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया ये जरूरी है, ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, IEDSS 2009, ठीक है। अब ध्यान रखना मेरे भाई, इसमें सबसे जरूरी जो बात है कि इस 2009 में ये जो प्रोग्राम आपका आया IEDSS, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। ये योजना स्टार्ट करी गई और ये लाइन बहुत जरूरी है, कक्षा 9 से लेकर 12 तक के जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनको शामिल किया गया था। डायरेक्टली प्रश्न पूछता है कि इसमें भाई कौन सी क्लास तक के बच्चे शामिल करे गए थे, किस क्लास तक के बच्चे इसमें शामिल थे। तो ध्यान रखिएगा, कक्षा 9 से 12 के दिव्यांग विद्यार्थी हमारा अधिकार हमारा भविष्य, ये ध्यान आपको रखना है। इसमें क्वालिटी एजुकेशन की बात हुई, नेसेसरी सपोर्ट की बात हुई, इंक्लूसिव स्कूल्स की बात हुई और इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात हुई। ये तीन बेसिक बातें ध्यान रखना, ठीक है। फुल फॉर्म हो गई, ईयर हो गया, और किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चों को शामिल करने की बात हुई थी, ठीक है। अब ये जो आपकी योजना थी, जो हमारा IEDC की मैंने आपसे फुल फॉर्म पूछा था, ठीक है, जिसकी मैंने आपसे फुल फॉर्म पूछी थी, आप लोगों ने शायद बताई कि नहीं बताई अभी तक? IEDC की फुल फॉर्म बताइए आप लोगों ने, किसी ने? जो 1974 वाला था उसी को विस्तारित करके, ठीक है, ये मैंने हालांकि करवा दिया है आपको IEDC, उसको उसका एक तरीके से ब्रॉडर फॉर्म आप बोल सकते हो। और माध्यमिक स्तर पर हमने इसमें बात करी थी, क्योंकि माध्यमिक स्तर हमारा कहाँ आएगा, 9 से 12 में तो माध्यमिक स्तर आएगा, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि भैया आई निम्नलिखित में से कौन सा IEDC का विस्तारित रूप है, निम्नलिखित में से कौन सा IEDC का विस्तारित रूप है, तो आपको ध्यान रखना है वो है हमारा IEDSS, ठीक है। ध्यान रखना आसान है, ठीक है, ध्यान रखना आसान है। किस क्लास तक के बच्चे शामिल थे? 9 से 12वीं तक के बच्चे शामिल थे। उद्देश्य मतलब वही था कि भैया जो दिव्यांग विद्यार्थी उनको सामान्य विद्यालय में हम क्वालिटी एजुकेशन दे पाए, ये ध्यान रखना था। 2013 में ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है, ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है मेरे भाई। 2013 में इस योजना को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसको हम बोलते हैं क्या, RMSA, की फुल फॉर्म ही पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। RMSA की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। यहाँ से फुल फॉर्म आएगी तो आपको ये RMSA की फुल फॉर्म जरूर जरूर पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। कब शामिल किया गया? 2013 में, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएंगे।
सुगम्य भारत अभियान 2015, ठीक है? एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, 2015 में आया था, ध्यान दीजिएगा। डेट पूछेगा तो डेट भी ध्यान रखना, 3 दिसंबर 2015। 3 दिसंबर 2015 को सुगम्य भारत अभियान कैंपेन हमारा स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया? 3 दिसंबर 2015 को। अब उद्देश्य क्या था? नाम में छुपा हुआ है ना मेरे भाई, सुगम्य भारत मतलब एक्सेसिबल इंडिया। तो उद्देश्य क्या होगा भैया? जो दिव्यांग बच्चे हैं या दिव्यांग जो व्यक्ति हैं उनके लिए सुगम, सुगम मतलब एक्सेसिबल एवं बाधा रहित एनवायरमेंट। अब सुगम और बाधा रहित का मतलब मैंने बता दिया आपको, कि उनको ऐसा एनवायरमेंट देना है कि उसमें कोई रुकावट ना हो, ठीक है? हर चीज उनके हिसाब से होनी चाहिए। जहाँ पे ये था, पहले ये कहा गया कि मेरे भाई जैसे इंटीग्रेटेड एजुकेशन थी, तो उसमें ये कहा गया कि बच्चे को बदलना पड़ेगा विद्यालय के वातावरण के हिसाब से। जैसे सामान्य विद्यालय है, सामान्य बच्चों के हिसाब से बना हुआ है, कोई विशेष बच्चा आ रहा है वहाँ पे, तो वो बच्चा जैसे मान लो सीढ़ियाँ हैं, रैंप नहीं है, शौचालय वैसे हैं, नॉर्मल वाले शौचालय हैं, तो वहाँ पे बच्चे को ये आदत डालनी पड़ेगी। लेकिन इंक्लूसिव में इस बात की बात करी गई कि भैया हम ऐसे बच्चों के लिए क्या करेंगे, हमको व्यवस्था बदलनी पड़ेगी बच्चे के हिसाब से, ना कि बच्चा बदलेगा हमारे हिसाब से। ठीक है? तो बाधा रहित मतलब बैरियर फ्री, या फिर सुगम का मतलब क्या, कि जहाँ पे बच्चा इजीली एक्सेस कर पाए चीज़ों को। ठीक है? वो कंप्लीट में देखो ध्यान रखिएगा, केवल अ, 1 दिन तक ही आपको 24 आवर्स तक की क्लास दिखाता है कंप्लीटेड में। आपको वो क्लास देखनी है तो कंटेंट में जाके देखिएगा उनको। भाई देखो, जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं ध्यान रखना कि जो आपका लाइव क्लास है उसमें लाइव, अपकमिंग और कम्पिटिटिव 3 सेक्शन आते हैं। कंप्लीट वाले सेक्शन में वो क्लास होती है जो पूरी हो जाती है, लेकिन वो केवल 24 घंटे तक की क्लास वहाँ पे आपको दिखेगी। 24 घंटे की बाद की क्लास जो है आपको दिखेगी कहाँ पे? कंटेंट वाले सेक्शन में। आपको जाना है माई कोर्स में, माई कोर्स पे आप क्लिक करेंगे। माई कोर्स पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको कोर्स दिखेगा, उसमें कंटेंट आएगा, तो कंटेंट में जाके आप उसको देख सकेंगे। ठीक है? नमस्ते प्रीति, आप लेकिन लेट हैं बहुत। ठीक है, बहुत ज़रूरी टॉपिक चल रहा था, बहुत लेट आप कनेक्ट हुए हो। चलो आगे चल लेते हैं फिर। अब मेरे भाई ये जो अभियान था, इसके अंतर्गत जो भवन है, जो बिल्डिंग है, परिवहन एवं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी है, उसको आधुनिक सुगम बनाने पर जो है अधिक सुगम बनाने पर जोर दिया गया था। मतलब अधिक सुगम से मतलब सिंपल सी बात वही है कि अगर मान लो भवन है, ठीक है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग में रैंप वगैरह हो गया, परिवहन है, कोई मान लो बच्चों को स्कूल आना जाना है, तो उसमें प्रॉपर उनके लिए जो विकल्प वगैरह है वो ऐसा हो जो वो आराम से उसमें एक्सेस कर पाएँ। ठीक है भाई, जो आईसीटी हमारे इक्विपमेंट हैं उनको हम उनके लिए ज़्यादा एक्सेस बना पाएँ, इन सब की बात उसमें करी गई थी। लक्ष्य क्या था मेरे भाई, कि दिव्यांगजन जो हैं उनकी स्वतंत्रता, समानता, समान अवसर। ठीक है? कंटेंट में भी शो नहीं हो रही है, ऐसा नहीं होगा सोनू, एक बार ठीक से देखिएगा। कोई दिक्कत आती है, अगर मान लो ना दिखे, तो क्लास के बाद 7217246711, ठीक है, इस पे व्हाट्सअप करना। पहले एक बार चेक कर लेना, नहीं मिले तब बताइएगा मुझे। ठीक है? चलें आगे। आगे चलें। अब जैसे देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, इस वाली इमेज में आप देखो, सुगम्यता मतलब हमने एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे थे। अब देखो यहाँ पे जैसे व्हील चेयर वाला बच्चा है, तो ये व्हील चेयर वाला, इस पे रैंप अगर होगी तो आराम से चला जाएगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो रैंप बनी हुई है, अब ये व्हील चेयर से आराम से एंट्री कर सकता है। वहीं जब इसको बस में चढ़ना होगा, तो देखो बस में ये सपोर्ट दिख रहा है आपको, रैंप टाइप का दिख रहा है। अब यहाँ से जैसे स्कूल से निकला, आराम से इस रैंप की सहायता से ये व्हील चेयर चली जाएगी अंदर। तो यही सब इसका मतलब था। ठीक है? बात क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका RPWD एक्ट 2016। भाई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, मतलब बहुत जरूरी है। ठीक है? प्रश्न बनते ही बनते हैं, बनते ही बनते हैं, इतनी बात ध्यान रखना। RPWD एक्ट, ठीक है, फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। नहीं, तीसरी क्लास है आज, आज तीसरी क्लास है प्रीति, तीसरी क्लास है। RPWD एक्ट आपका कब आता है? 2016 में। चलो मुझे पहले एक बार ये बताओ, खैर लिखा ही हुआ है, तुम बताओगे क्या? लिखा ही हुआ है यहाँ पे, ध्यान रखना। क्वेश्चन ये बनता है, RPWD जो एक्ट था, इससे पहले चलता था हमारा कौन सा? PWD एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है? RPWD से पहले हमारा क्या था मेरे भाई? पहले चलता हमारा PWD, लिखा है यहाँ पे, हाँ ये रहा PWD एक्ट, ये चलता था PWD। ठीक है? और PWD जो एक्ट था, जो हमारा PWD एक्ट था, ये आया था 1995 में। तो ये इसकी ईयर भी ध्यान रखना है आपको, इसकी ईयर भी आप याद रखेंगे, ये 1995 का था। समझ रहे हो मेरी बात को? देखो जो साथी आप लोग लाइव क्लास नहीं देख पा रहे हैं, तो आप बाद में उसको देख लेना, कंटेंट में जाके सारी क्लास आपको मिल जाएंगी। कोई भी समस्या आ रही है क्लास ढूंढने में, क्लास नहीं मिल पा रही है, नंबर दिया गया था, जो मैंने अभी नंबर लिखा था, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है? मैं आपको रिवर्ट बैक कर दूंगा, बता दूंगा प्रॉपर कैसे देखना है। ठीक है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
सेकंड क्वेश्चन ये बनता है जो विद्या ने बताया अभी मेरे भाई, जो हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट था, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसमें पहले क्या था, 7 प्रकार की ही हमने डिसेबिलिटी की बात करी थी। अब देखो पहले ये एक्ट क्या कहता है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, मतलब जो दिव्यांगजन हैं उनके अधिकारों की बात करी गई थी इसमें। क्योंकि जब पहले हमारा पीडब्ल्यूडी था तो हमने केवल 7 प्रकार की डिसेबिलिटी उसमें शामिल करी थी, आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। 7 टाइप की डिसेबिलिटी थी। अब उसके बाद जो और टाइप की डिसेबिलिटी हैं, ऐसे लोग तो इससे बाहर हो रहे थे, मतलब जो उनके अधिकार हैं, जो उनको सुविधा मिलनी चाहिए, वो उससे बाहर हो रहे थे। तो बाद में हमने 2016 में इसमें अमेंडमेंट किया, सुधार किया। फिर हम लेके आए क्या, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, जिसको हम बोलते हैं राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो पीडब्ल्यूडी की फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है। अब ये मत सोचना कि भैया आरपीडब्ल्यूडी आ गया तो पीडब्ल्यूडी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको दोनों ही ध्यान रखने हैं, दोनों ही जरूरी हैं, दोनों से प्रश्न बनेगा, पीडब्ल्यूडी से भी बनेगा, आरपीडब्ल्यूडी से भी बनेगा। और एक तरीके से जो आपका स्पेशल एजुकेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो पूरा वो भैया इसी पे आधारित है, आपके जो आपकी 21 प्रकार की जो दिव्यांगताओं की बात करेगी उस पर पूरा आधारित है। ये सारे बताऊंगा, आगे चल के परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है क्या, कि भाई जो आपका दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम था, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, इसको बोलते हैं क्या, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। ये कब आया, 2016 में आया। किसकी जगह पे आया, 1995 का जो हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट था उसके स्थान पे आया। क्यों लेके आए इसको, क्योंकि मैंने बता दिया था कि पहले 7 प्रकार की दिव्यांगताएं इसमें शामिल थी, अब बाकी जो दिव्यांगता रह गई थी उसमें इंक्लूड नहीं हुई, तो ऐसे लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे थे। उनको उनके अधिकार दिलवाने के लिए भाई हमको जरूरत पड़ी किसकी, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की, जिसमें अब जो हमारी डिसेबिलिटी वो 7 से बढ़ के कितना हो गया, 21। और साथ ही साथ केंद्र सरकार को ये ताकत दी गई, इसमें उसको ये पावर दी गई कि वो समय समय पर अगर चाहता है, केंद्र सरकार अगर चाहे तो समय समय पे बाकी और डिसेबिलिटीज जो इसमें ऐड, देखो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, यही होता है फ्लेक्सिबिलिटी, कि अगर लगता है जरूरत पड़े किसी और डिसेबिलिटी को शामिल करना है तो वो उसमें शामिल कर सकते हैं उसको, ठीक है। ये वाली बात आपको ध्यान रखना है। अब ये जो अधिनियम था, दिव्यांगजनों के जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा हो गया, ठीक है, उनको समान अवसर हो गया, पूर्ण सहभागिता हो गई, तो उसके लिए था, बस सिंपल सी बात आपको ध्यान रखना है। कितने प्रकार की डिसेबिलिटी की बात हुई थी, 21 टाइप की डिसेबिलिटी की बात हुई थी। मुझे एक बात ही बताओ भाई, क्लास सबकी रुक रही है क्या, कुछ साथी कमेंट कर रहे हैं क्लास रुक रही है, क्योंकि मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ मुझे क्लास एकदम परफेक्टली स्मूथ चलती हुई दिखाई दे रही है। आप लोग भी एक बार कमेंट कर दो कि क्या सभी साथियों की क्लास रुक रही है क्या, जल्दी से मुझे बताओ कि क्लास रुक रही है सभी की, क्या सभी क्लास रुक रही है, एक बार ये कमेंट कर देना, ठीक है। तो कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से बन गए, इसकी फुल फॉर्म, कब आया ये एक्ट, किस एक्ट का इसने स्थान लिया, सारी बातें, ठीक है। विजिबल है, एक बार रिफ्रेश कर लो विद्या, फिर आप ना, क्योंकि बाकी सबको सही दिख रहा है। वही ना, अगर देखो यहाँ से होगा तो सबका सबका रुकेगा फिर, ठीक है। अगेन वही बात, एक्सेसिबल की बात हो गई, बैरियर फ्री की बात हो गई, ठीक है। तो ये आपको मैंने समझा ही दिया कि एक्सेसिबल क्या है, बैरियर फ्री क्या है। ये जो अधिनियम था, ये पॉइंट जरूरी है, 17 अध्याय, ठीक है, 17 अध्यायों में विभाजित है, कितने चैप्टर्स में, तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमको 21 डिसेबिलिटी सबको मालूम होती हैं, लेकिन कितने चैप्टर्स हैं ये भी ध्यान रखिएगा। सर बैक करके फिर से ज्वाइन करना पड़ता है, ऐसा हो रहा है क्या। देखो बाकी सबको, आप लोगों ने एक बार हो सकता है नेटवर्क में दिक्कत हो, क्योंकि अगर मेरे एंड से मान लो प्रॉब्लम होगा ना तो फिर सबका रुकेगा। अगर मान लो अगर 4 बच्चे कह रहे हैं कि सही है और 2 कह रहे हैं कि सही नहीं है, या 3 कह रहे हैं कि सही नहीं है, तो कहने का मतलब हो सकता है कि वहां पे आपकी साइड नेटवर्क दिक्कत कर रहा हो, क्योंकि यहाँ से अगर नेटवर्क होगा सबके लिए दिक्कत क्रिएट करेगा वो, ठीक है। ठीक है, उसका मैं सेपरेट वीडियो दे दूंगा सोनी का, परेशान मत होइए, ठीक है, एक उसका सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा। 17 अध्याय हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और शिक्षा एवं दिव्यांगजनों के जो अधिकार हैं उनके संरक्षण को विशेष महत्व उसमें दिया गया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नहीं, वाईफाई में भी दिक्कत आती है कभी विद्या, ऐसा नहीं है, वाईफाई में भी दिक्कत आती है भाई, वाईफाई भी क्या है, इंटरनेट ही है ना, उसमें भी दिक्कत आ जाती है। चलिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2015 जो मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था ना, वो यही है। जो मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि भाई क्या 2015 में कोई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी तो समझो मेरे भाई इस वाली बात को, क्योंकि जो आपका बीएड वाली बुक है उसमें इसका जिक्र किया गया है। अब ये कोई शिक्षा नीति तो है नहीं, ठीक है,
क्यों शामिल किया गया है, क्या है, वो सारी बातें पहले समझ लेना। पहले इसमें क्या कहा गया है वो एक बार देख लो। ये कहता है कि भैया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2015। अब आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, 2015 की तो कोई एनईपी है ही नहीं, है ना, और बिल्कुल सही बात भी है, कोई एनईपी है ही नहीं। लेकिन आपके एग्जाम में अगर आ जाता है, ठीक है, तो उसका लॉजिक भी आपको आना चाहिए, इसलिए इसको मैंने शामिल कर लिया है। इसमें ये बात कही गई थी भैया कि पहली बार जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसको व्यापक रूप से शामिल किया गया था। अभी जो आप रिसेंटली एनईपी 2020 देख रहे हो ना, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि इसकी नींव 2015 में रखी गई थी, 2020 वाले की। इसकी नींव 2015 में रखी जाती है। इसमें यह कहा गया कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग माना गया है, ये बात आपको मालूम होगी। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, विकलांग ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, दिव्यांग बोलते हैं। इसमें भैया जो उनकी प्रवेश नीति हो गई, यानी एडमिशन पॉलिसी है, टीचर का प्रशिक्षण है, पाठ्यक्रम है, शिक्षण है, और जो रणनीतियां हैं, ठीक है, उन सब में सुधार पे जोर दिया गया था। ठीक है, अब इसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई देखो, ये बात साफ साफ है कि मैंने इसको शामिल किया ताकि कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे। पूरा जितनी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उनका पूरा एक तरीके से कालक्रम यहाँ मैंने रख दिया है। 2015 में कोई भी शिक्षा नीति नहीं आती, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है, कोई शिक्षा नीति नहीं थी 2015 में। फिर वहां पे कहां से आ गई समझो। सबसे फर्स्ट मैंने बताया था कब आती है आपकी, 1968 में, ठीक है, पहली थी, ये पहली थी, ठीक है। फिर सेकंड आती है कब आपकी, 1986 में आ जाती है, ठीक है, ये दूसरी हो गई आपकी। फिर 1992 जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था, ये ध्यान रखना, जो मैंने बोला था कि भैया जो 86 वाली थी उसमें संशोधन था, उसमें क्या था, संशोधन था। पूरी शिक्षा नीति को चेंज नहीं किया था, उसमें ही संशोधन हमने किया था 1986 वाली में, जिसको हमने बोला प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। आ रही है बात समझ में, पूरा समझ में ध्यान से। इसीलिए कभी कभी क्या है, इसको एनईपी वाले सेक्शन में शामिल कर लेते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन था वो 1986 वाली शिक्षा नीति, उसका संशोधन था। फिर 2015 जो कि अभी आपको यहाँ दिया गया था। अब देखो, जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसको बनाने की प्रक्रिया, जो कौन सी वाली, 2020 वाली, ठीक है, उसको बनाने की जो प्रक्रिया आपकी स्टार्ट होती है, और ये नाम आपने सुना होगा, शायद मैंने आपको एनईपी की क्लास नहीं दी, अभी नहीं दी है, ठीक है, उसमें ये मैंने करवा रखा है, उसमें करवा रखा है TSR सुब्रमण्यम, ठीक है, TSR सुब्रमण्यम कमेटी। अब एक आपने पढ़ा होगा डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ठीक है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन आपने पढ़ा है, और इन दोनों में आपको डाउट आता है, वहां बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर रखा है, बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर रखा है, ठीक है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपी थी, कब, 2016 में। समिति कब बनी, गठन कब हुआ मेरे भाई, 2020 वाली नीति का गठन कब होता है, 2015 में इसका फॉर्मेशन होता है। 2016 में ये समिति क्या करती है, कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंप देती है। फिर 17 से 19 के बीच में क्या होता है, 17 से 19 के बीच में जो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जिनको हम क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में नई समिति ने मसौदा ड्राफ्ट था, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, ड्राफ्ट तैयार किया था मेरे भैया के कस्तूरी रंगन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर आपकी 29 जुलाई 2020, ये डेट भी पूछता है आपसे, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है मेरे भाई, इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी दे दी गई थी। अब 2015 जो है भैया, ये कोई भी शिक्षा नीति नहीं है, ठीक है, बल्कि इसमें जो TSR, क्योंकि ये जो 2020 वाली हमारी शिक्षा नीति आती है, इसकी शुरुआत यहां से होती है, इसलिए वहां पे ये बात रखी गई है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ताकि मतलब कोई भी किसी प्रकार का डाउट ना रहे, सर आपने कोई बुक पब्लिश नहीं किया की क्या, कितने अच्छे से समझा रखा है। देखो, अभी मैं समझता हूँ कि जब बुक की नीड होगी तो बिल्कुल करेंगे, ठीक है। अभी मेन जरूरी है कि भाई आपको, अगर आपने भरोसा किया तो कंटेंट आपको एकदम ऐसा मिले कि आप देखो कि हाँ, कंटेंट के नाम पे फॉर्मेलिटी नहीं हो रही है, कंटेंट एकदम एग्जाम ओरिएंटेड मिल रहा है, ठीक है। तो ये पूरा चीजें आपको समझ में आ गई, 68 में क्या था, 86 में क्या था, 1992 में क्या था, 15 में क्या था, 16 में क्या था, 17 से 19 में क्या हुआ था, 29 जुलाई 2020 को क्या हुआ था, ये कस्तूरी रंगन का क्या काम था, TSR सुब्रमण्यम का क्या काम था, ये सब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चले आगे, चलो मेरे भाई, RCI एक्ट बहुत जरूरी है आपके लिए 1992, प्रोग्राम ऑफ एक्शन नहीं है, ये RCI एक्ट की बात हो रही है, ठीक है। RCI एक्ट की बात हो रही है, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, जिसको हम लोग बोलते हैं। देखो, ये जो बहरूल समिति, कहीं पे आपको ये बहरूल समिति भी मिलेगा, बहरूल, ठीक है, इस तरीके से देखने को मिल जाता, तो थोड़ा ये इंग्लिश में सही है ना, इंग्लिश वाला सही है। यहां से प्रश्न ये बनता है भैया, किस कमेटी की सिफारिश पे, किस कमेटी की सिफारिश पे RCI का गठन होता है,
कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन थी? तो बहरुल समिति थी, उसकी कमेटी पे इसका गठन होता है। कब? 1992। ठीक है। और ये नोटिफाई कब, देखो दो चीजें हैं, आरसीआई एक्ट 1992 अलग है, आरसीआई एक्ट 1992 अलग है आपका। ठीक है, आरसीआई एक्ट 1992 आपका अलग है। ये तो मतलब एक तरीके से एक्ट हो गया। अगर ये पूछेगा कि भैया इसको नोटिफाई कब किया गया था, ये तो एक्ट बन गया हमारा, लेकिन नोटिफाई कब किया गया था, मतलब इसको अधिसूचित, अब तुम नहीं समझो अधिसूचित किया, तो देखो नोटिफाई जैसे नोटिफिकेशन आता ना आपका कि भैया नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है, सूचना पहले से कि वैकेंसी आने वाली है, लेकिन जिस दिन नोटिफिकेशन आता है तो वो डेट हमारी अलग होती है। तो अगर इसको नोटिफाई पूछेगा तो नोटिफाई 22 जून 1993 को किया गया था। अमूमन डाउट कहाँ पे आता है, हम लोग जब आरसीआई की बात होती है, आरसीआई एक्ट की, तो हमारे दिमाग में क्या चलता है, 1992 चलता है हमारे दिमाग में। ठीक है, लेकिन ये एक्ट बना था आपका, लेकिन नोटिफाई करेंगे पूछेगा तो 22 जून 1993, आपको ध्यान रखना। टोटल कितने सेक्शंस हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। टोटल सेक्शंस है हमारे 22। ठीक है, 22 इसमें सेक्शंस हैं आपके, ये बात ध्यान रखना। मतलब मैंने डायरेक्टली आपका सारा काम छोटा कर दिया है, जितने भी पॉइंट हैं ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं। हमको लग रहा है कि सर सही जगह से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच करने का। आप सबका ये प्यार सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। आप लोगों से बस गुजारिश इतनी रहती है मेरे भाई कि कभी जब यूट्यूब पे सेशन हुआ करें तो आप लोग अपने पेड बैच का फीडबैक, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, वो प्लीज़ जरूर शेयर किया करिए, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। पॉजिटिव है पॉजिटिव शेयर करिए, नेगेटिव है नेगेटिव शेयर करिए, क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं ना, एक देखो मेहनत करने का मोटिवेशन कहाँ से आता है, जब लगती है कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं और उसका, चीज़ें आज का ज़माना ऐसा है ना भाई, जो दिखता है वो बिकता है। अगर कहीं पे 2000 वॉचिंग चल रही है, कंटेंट के नाम पे एकदम कबाड़ा है, तो बच्चा समझेगा यहाँ बहुत अच्छा मिल रहा है। तुम कितना, अभी मैं ये कंटेंट अगर यूट्यूब पे ले जाऊँ ना, और क्लास में अगर वॉचिंग नहीं आ रही है, कोई नहीं देखेगा, उसको नहीं वैल्यू की भाई क्या कंटेंट है। और जहाँ पे पूरा वो लंबी लंबी रामायण लिखी हुई है और वो चल रहा है, वॉचिंग चल रही है 2-2000, बच्चों को बड़ा मजा आ रहा है वहाँ पे, तो ये विडम्बना है थोड़ी सी। ठीक है, तो आप लोगों को बस सपोर्ट की नीड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चीज़ें सारी क्लियर। नेक्स्ट इसके बारे में और जान लीजिए। देखो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जो हमारा आरसीआई एक्ट था, आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आती हैं, विशेष शिक्षक की जो वैकेंसी आती है, तो उसमें क्या बोला जाता है कि भैया आरसीआई का सीआरआर नंबर आपके पास होना चाहिए, वैलिड। ठीक है, आरसीआई का वैलिड सीआरआर नंबर होना चाहिए। साथ ही साथ जो स्पेशल बीएड है आपका या स्पेशल डीएड है, ये आपका आरसीआई मान्यता प्राप्त जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहां से होती है। तो जो आरसीआई एक्ट बना था, इसका और मतलब क्या काम था, तो ये ध्यान रखना, जो आरसीआई है उसको प्रशिक्षण कार्यक्रम हो गए, ट्रेनिंग, जैसे आपका बीएड हो गया, स्पेशल बीएड हो गया, स्पेशल डीएड हो गया, ठीक है, उनका विनिमय करना, संसाधन हो गए, व्यवसायिक का पंजीकरण हो गया, डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र, ये जो आपका स्पेशल बीएड हो गया, स्पेशल डीएड हो गया, ये सारी चीजें यही तो आती हैं, तभी तो बोलते हैं कि भैया आरसीआई का वैलिड सीआरआर नंबर होना चाहिए। तो ये सारा अधिकार इसको दिया गया था इस एक्ट में, ध्यान रखना। ठीक है, और जितने भी हमारे न्यूनतम मानक हैं किसके, दिव्यांग जनों से रिलेटेड, ठीक है, दिव्यांग जनों से जितने भी हमारे न्यूनतम मानक हैं, मतलब जितने हमारे स्टैंडर्ड के भी क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सभी, ठीक है, ये सभी जो है आपके निर्धारित किए गए थे, ये बात आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है? एक सेकंड रुकिएगा, जस्ट अ मिनट, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। थैंक यू सोनू, थैंक यू सो मच। एक मिनट दीजिएगा बस ना। कमेंट पढ़ना आप लोगों के नीचे जा रहे हैं, मैं उसको स्क्रॉल कर लेता हूँ एक बार ना, 2 मिनट दीजिए बस।
चलिए आ जाओ। ठीक है, आरसीए एक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आरसीए की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा मेरे भाई, इसकी फुल फॉर्म आती है एग्जाम में ना। फुल फॉर्म ध्यान रखना है आप लोगों को। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आरसीए की फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995, जो मैं भी आप लोगों से बात करी थी कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट था आपका, पीडब्ल्यूडी एक्ट, शॉर्ट में वहां बता दिया था, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, डेट ध्यान रखना, 12 दिसंबर 1995 की बात है। ठीक है, 12 दिसंबर 1995 की बात है, जब जो भारतीय संसद है उसने दिव्यांगजन, इसमें हमने बात की समान अवसर की बात करी थी, अधिकारों संरक्षण की बात करी थी, और पूर्ण सहभागिता मतलब फुल पार्टिसिपेशन, हर चीज में दिव्यांग बच्चे जो उनका पूरा पार्टिसिपेट होना चाहिए। ठीक है, इसको 1995 में पारित किया गया था, और 7 फरवरी 1996 को इसे अधु, देखो भाई जो नोटिफाइड वाला है ना, होता क्या है अक्सर, हम लोग कौन सा एक्ट कब बना वो हमको ईयर याद रहता है, अब लेकिन थोड़ा सा भी अगर मान लो एग्जामिनर या जो पेपर बना रहा है भाई, उसको लगता है कि भाई ये तो सबको मालूम होता है, थोड़ा सा क्यों ना थोड़ा सा क्वेश्चंस को लेवल मॉडरेट लेवल का रखा जाए, तो वो उसमें जब उसको अधिसूचित किया गया उसकी डेट लिख देता है। हमारी एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आपको मालूम है कि भैया पीडब्ल्यूडी एक्ट जैसे ही आप देखोगे आपके दिमाग में कीड़ा दौड़ेगा, कौन सा, जहां पे भी आपने पढ़ा क्या, पीडब्ल्यूडी एक्ट, तो पीडब्ल्यूडी एक्ट देखते ही आपके दिमाग में कीड़ा दौड़ा क्या, 1995 वाला। और वहां पे हमारा दिमाग क्या काम करता नहीं, हम ज्यादा सोचते नहीं है, और वहां लिखा हुआ है कि कब नोटिफाई किया गया, तो ऑटोमेटिक ना दिमाग जो है वो सोचता है कि ये उसी की पूछ रहा है कि कब आया था एक्ट, तो हम करते क्या है 1995 पे टिक कराते हैं, और बड़े खुश होते हैं हमारा क्वेश्चन सही हो गया। जब बाद में मिलाते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं आंसर की आती है, तो फिर लगता है यार ये गलत कैसे हो गया, तब याद आता, जैसे अक्सर जो नहीं वाले प्रश्न आते हैं ना, नहीं वाले प्रश्न, इसमें अमूमन गलती होती है, जहां पे नहीं लिखा रहता है, हम प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं वहां पे, तो वहां पे भी सेम वही होता है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि क्योंकि थोड़ा सा चीज अगर मॉडरेट लेवल की आएंगी तो वहां पे हो सकता है कि नोटिफाइड का आपसे पूछ ले, तो नोटिफाइड वाली जो बात आएगी वो आपकी कब आएगी, 7 फरवरी 1996। ठीक है, 1995 सबके जवाब पे रटा रहता है, लेकिन शायद ये नोटिफाइड वाली जब बात आती तो हमें याद नहीं रहता, अब थोड़ा सा भी मॉडरेट लेवल पे आएगा तो हम फंस जाएंगे। ठीक है, इसमें मेरे भाई कितने चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्स हैं, ये जरूर ध्यान रखना है। आरसीआई में कितने बताए थे मैंने, अभी कोई मुझे कमेंट करके बताएगा, याद है या भूल गए, आरसीआई एक्ट में कितने बताए थे मैंने, कितने चैप्टर बताए थे, यहाँ पे कितने आपके 14 हैं। ठीक है, और जो सेक्शंस हैं, सेक्शंस कितने हैं आपके, 74 सेक्शंस हैं। ठीक है, 74 सेक्शंस हैं, और डिसेबिलिटी वाला मैंने बता दिया था पहले ही आपको। ठीक है, ठीक है, डिसेबिलिटी क्या आपकी 7 प्रकार की हैं, 7 टाइप की। ये आपका पीडब्ल्यू जो एक्ट था 1995 में आया था। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि भाई डब्ल्यूएच ने लगभग 1 अरब के आसपास जनसंख्या बताई थी ऐसे लोगों की। ठीक है, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, तो अब 7 प्रकार की डिसेबिलिटी के बाद बहुत सारी कैटेगरी ऐसी रह गई थी जो कि दिव्यांगता की श्रेणी में आनी चाहिए थी बट नहीं आ पा रही थी, तभी तुम बाद में आरबीडब्ल्यू एक्ट को लेके आए। ठीक है, तो इनको शामिल किया गया था। देखो यहाँ ये पॉइंट बहुत जरूरी है, ये पॉइंट बहुत जरूरी था। ठीक है, इसमें कब आया, इसकी फुल फॉर्म, और कब इसको नोटिफाई किया गया, इसके बाद कितने चैप्टर्स, कितने सेक्शंस, और कितने प्रकार की डिसेबिलिटी। ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सारी देखो इक्वल मतलब चीजें एकदम आपकी बैलेंस हैं। अभी हमने पढ़ लिया था, फिर भी दोबारा से एक बार इसको पढ़ लो, क्योंकि ये इसको रिलेट करने में आसानी रहेगी यहां से। ठीक है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, यहाँ पे हमने अभी बात करी थी 7 प्रकार की डिसेबिलिटी के बारे में, पीडब्ल्यूडी में जब हम लोग लेके आए क्या, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, तो यहाँ पे कितनी हो गई आपकी, 21 हो गई। अब इसका उद्देश्य वही था जो उसमें था, जो सेम उद्देश्य वहां था वही सेम उद्देश्य यहाँ पे था, बस इसमें डिसेबिलिटी थी, उनको हमारा डिसेबिलिटी की संख्या बढ़ा दी गई थी। अध्याय 3 जो है इसका, चैप्टर 3 है, उसमें क्या बात कही गई है, वो जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके जो अधिकार हैं, ठीक है, उनकी बात करी गई है। अध्याय 16 से 18 में क्या बात करी गई है, विभिन्न संस्थाओं एवं उनके जो प्राधिकरण है उनके प्रावधान किए गए। तो थोड़ा सा भी अगर मॉडरेट लेवल का या थोड़ा सा टफ लेवल क्वेश्चन बना हुआ तो आपसे ये पूछ लेगा, जो सबको मालूम है कि भैया दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की बात कौन से चैप्टर में करी गई है, क्योंकि ये जरूरी है। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार ये मतलब बहुत मेन पॉइंट है, तो इनके अधिकारों की बात किस चैप्टर में करी गई है, तो जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 डील करता है द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी।
ठीक है। और वहीं जो आपका 16 से 18 वाला है, उसमें जो अलग अलग हमारी संस्थाएं और जो उनके प्राधिकरण हैं, ठीक है, उनकी बात करता है, उनके प्रावधान की बात करता है। तो ये वाला पॉइंट भी बहुत जरूरी है, ये वाला पॉइंट भी बहुत जरूरी है, भूलना मत, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अब जो हमने बात करी थी यहाँ पे जो उसमें पीडब्ल्यूडी एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये दोनों साथ साथ ले चला हूँ ताकि कुछ समझ में आपको आ जाए आराम से, कोई दिक्कत ना हो। जहाँ पे हमने बात करी थी ये 7 प्रकार की, ये तो आपका हो गया कौन सा वाला, पीडब्ल्यूडी वाला। यहाँ पे जो 7 प्रकार की डिसेबिलिटी की बात हुई थी, तो वो 7 प्रकार की डिसेबिलिटी इसमें पूछेगा कौन कौन सी हैं, या फिर ऐसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी पीडब्ल्यूडी एक्ट में डिसेबिलिटी नहीं है या फिर है। तो ये सातों के साथ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंधता आ जाएगा, ठीक है, ब्लाइंडनेस आ जाएगा, कम दृष्टि आ जाएगा, लो विजन आ जाएगा। नंबर 3 पे आपका कुष्ठ रोग आ जाएगा, ठीक है, लेप्रोसी आ जाएगा। श्रवण बाधिता, हियरिंग इंपेयरमेंट, जिसको आप एचआई के नाम से जानते हो। फिर नंबर 5 पे आता है आपका चलन निषेधता, जिसको आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी के नाम से जानते हो। नंबर 6 मानसिक मंदता, जिसको आप एमआर कह देते हो शॉर्ट में, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन कह देते हो। फिर आपका मानसिक रुग्णता, ठीक है, एमआई, मेंटल इलनेस। ये किसके अनुसार हैं, ये आपके पीडब्ल्यूडी की मैं बता रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है, ये पीडब्ल्यूडी की हैं। ये 7 प्रकार हैं हमारे, इसमें शामिल करे गए थे किसमें, पीडब्ल्यूडी एक्ट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट चल लेते हैं आगे। इसमें और क्या बात करी गई थी भाई, जो इसका उद्देश्य था ये मैंने बता ही दिया था आपको, इसमें कोई दिक्कत वाली, ये शायद रिपीट हो गया है क्या, नहीं रिपीट नहीं है, ठीक है। चैप्टर 5 देखो किसकी बात करता है, चैप्टर 5 जो है वो बात करता है जो दिव्यांगजनों की शिक्षा है, ठीक है, उनका प्रावधान। दिव्यांगजनों की शिक्षा किस चैप्टर में है, 5 में है। और 18 वर्ष तक की जो निःशुल्क शिक्षा है उसका प्रावधान। देखो एक प्रश्न यहां से बनता है, जैसे आप सभी को मालूम है कि भैया 6 से लेके 14 वर्ष तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात होती है ना, फ्री एंड कंपलसरी, समझ जाना, शॉर्ट में लिख दिया, फ्री एंड कंपलसरी 6 से लेके 14 वर्ष। अब ये जो 6 से लेके 14 वर्ष है, ये आपको मालूम होगा 6 से 14 वर्ष हम बात करते हैं किसके बारे में, सामान्य बच्चे की बात करते हैं, ठीक है, सामान्य बच्चों की बात करते हैं। लेकिन दिव्यांग बच्चों की जब केवीएस में 2023 का जब एग्जाम हुआ था केवीएस का, अ, तो वहां पे प्रश्न पूछा गया 2023 वाले में कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग के लिए कितना रखा गया है, ठीक है। तो दिव्यांग की जो बात करी गई थी, वो दिव्यांग के लिए ध्यान रखिएगा हमारा कितना है, दिव्यांग के लिए हमारा 6 से लेकर 18 वर्ष है। ये बात पता है कि नहीं पता, आप लोगों को बताओ मुझे। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, ठीक है, जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट है, ये हमारी बात करता है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की, ये पता नहीं पता, लेकिन ये 6 से 14 वर्ष सामान्य बच्चों के लिए है। ये 6 से 14 सामान्य वर्ष सामान्य बच्चों के लिए है। लेकिन दिव्यांग बच्चों की जब बात आएगी तो ये 6 से 18 हो जाता है। ये बात ध्यान रख लेना, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। छोटा सा पॉइंट है और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो फिर गलत गलत नहीं करना आप लोगों को। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट बहुत जरूरी हैं, ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपके बहुत जरूरी हैं। तो चैप्टर नंबर जो 5 था उसमें दिव्यांगजनों की शिक्षा की बात करी गई थी, और 18 वर्ष तक। अब ये तो हमको मालूम है कि 6 से 18 है, लेकिन फिर वही चीज है कि थोड़ा सा उसका दिमाग सनकेगा, बोलेगा कि ये 6 से 18 तो रट गया सबको। अब मैं ये पूछ लेता हूँ किस चैप्टर में बात कही गई थी ये। तो चैप्टर की बात भी आपको ध्यान रखना, मैंने हर उस पॉइंट को शामिल किया है जहां से क्वेश्चन बन सके आपका, ठीक है, जहां से क्वेश्चन बन सके आपका। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 में है, ठीक है। उसके बाद जो आपका अध्याय 12 है, इसमें बात करी गई थी चीफ कमिश्नर की, ठीक है, मुख्य आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान की बात करी गई है किसमें, चैप्टर 12 में। यहां से भी प्रश्न बन जाता है, ठीक है। ये जो बाजार में गाइड आती है ना, उनमें नहीं मिलने वाला है आपको, ये बाजार की जो गाइड है ना वहां नहीं मिलेगा। आपकी जो बीएड की किताबें हैं, आपकी जो डीएलएड की किताबें हैं, जो डीएड की किताबें, वहाँ ये कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। एक एक यूनिट में 300-300 पेज हैं, ठीक है, उसमें से तराश तराश के, उसमें से निकाल निकाल के चीजें आपके सामने प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, ठीक है। बात क्लियर है मेरे भाई, आई होप सब क्लियर होगा। नेशनल ट्रस्ट एक्ट, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एनटीए, तो एनटीए ध्यान रखना, ये वो वाला एनटीए नहीं है, ये दूसरा वाला एनटीए, ठीक है। तो 1999 में क्या होता है मेरे भैया, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम का जो है गठन हो जाता है, इसको अधिनियमित किया जाता है। और ये जो अधिनियम था, ऑटिज्म प्रमस्तिष्क अंगहा, जिसको बोलते हैं सीपी बोलते हैं शॉर्ट में, मानसिक मंदता हो गया, एमआर हो गया, बहुदिव्यांगता है, उससे रिलेटेड है। यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि भैया जो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम है, ये इसका कनेक्शन किसके साथ है, या फिर ऑटिज्म, या फिर सीपी, या फिर आपका एमआर, या फिर मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये सब हमारे इसके साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, एनटी के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें 9 अध्याय हैं। इसका देखो याद रखना बड़ा आसान है,
इसको याद रखना क्यों आसान है कि कितने चैप्टर हैं। न्यास आ रहा है ना, न्यास, राज से न्यास, तो न्यास नी नौ, नौ की बात है तो न्यास से नौ याद रख लेना। न्यास से आप नौ याद रख लेना तो थोड़ा सा याद रहेगा, ये आसान करना, ठीक है। न्यास आ रहा है मतलब नौ की साउंड आ रही है, नौ, न्यास और नौ, ठीक है, न्यास नौ, तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बन पा रहा है, वहां से आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। टोटल 9 चैप्टर्स हैं इसमें, और इसका उद्देश्य क्या था मेरे भाई, जो दिव्यांग व्यक्तियों को यथासंभव स्वतंत्रता मिल सके, पूर्ण जीवन जीने की उनको अवसर मिल सके, वो सारी बात इसमें करी गई थी, ठीक है। ये इतना जरूरी नहीं था, लेकिन ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है, ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है, इसकी फुल फॉर्म बहुत जरूरी है, कब आया ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और देखो क्या बात थी इसमें, और दिव्यांग व्यक्ति अपने परिवार के साथ रह सकें, ठीक है, तो बहुत बेसिक सी बातें हैं। हाँ, ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर माता पिता या जो उनके संरक्षक है उनकी मृत्यु की स्थिति में दिव्यांग व्यक्ति की देखभाल और संरक्षण ये सुनिश्चित करने की प्रावधान था, वो उसमें किया गया था एनटीए के अंतर्गत, ठीक है। बात क्लियर है। चलिए फिर से दोबारा से आरपीडब्ल्यूडी समझ लो, बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि ये इसका मैं एक अलग, जितनी भी इसमें डिसेबिलिटी है ना, आरपीडब्ल्यूडी जितनी भी आपकी डिसेबिलिटी हैं, इसको मैं अलग से सारी जो 21 डिसेबिलिटी है, क्योंकि इस पे सब कुछ आपका टिका हुआ है, ये पूरी की पूरी 21 डिसेबिलिटी में आपको अलग से कवर करवाऊंगा, ठीक है। 2016 में आता है, सभी को मालूम है, ठीक है। कब आता है, 2016 में आता है। स्थान लिया किसका, 1995 वाले का, ये बात तो पता ही है आपको। अब ये जो आपका अधिनियम था, संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, ठीक है, यूएनसीआरपीडी के अनुरूप बनाया गया था, और इसमें इसको 27 दिसंबर 2016 को अधिसूचित किया गया था। ये बात तो रिपीट हो गई है, ठीक है, ये बात मैं पहले करवा दिया आप लोगों को, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। हाँ, 17 अध्याय, ये ध्यान रखिएगा, और 102 सेक्शंस हैं, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार बना लीजिए, ठीक है। पीडब्ल्यूडी का भी याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, न्यास ऐसी बात रख सकते, बिल्कुल सही बात है, करने का नहीं बोला है भाई। 1999 आ रहा है ना, तो बस 9 बस याद रख लो ना। 999 आ रहा है, लास्ट में 999 आ रहा है, तो 9 चैप्टर से ऐसे भी कर सकते हो, ये भी अच्छी ट्रिक है करने का की, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये भी। तो 17 अध्याय और कितने मेरे भैया, 102 सेक्शंस, कितने, 17 चैप्टर्स और 102 सेक्शंस हैं। और ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो सबको पता है, 21 प्रकार की दिव्यांगताओं की बात करी गई है, ठीक है, 21 प्रकार की दिव्यांगता, ये सबको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ से, ठीक है। और देखो मेरे भाई, मतलब वही था, ये तो देखो सब में कॉमन है, ये आपको बस पढ़ना नहीं है, बस समझना है, ठीक है। और ये मैंने बता ही दिया है, 3 में क्या है, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार हैं, और 16 से 18 में क्या है, विभिन्न संस्थाओं को प्राधिकरण की बात करी गई है, ठीक है। ये जो आपकी 21 प्रकार की डिसेबिलिटी हैं, कौन कौन सी इसमें आती हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। देखो 2-3 बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ब्लाइंडनेस पहला हो गया, दूसरा आपकी लो विजन, ठीक है, लेप्रोसी, ये आपकी उसमें भी थी पीडब्ल्यूडी में, लेकिन उसमें साथ ही थी बस, है ना। हियरिंग इंपेयरमेंट उसमें था, लोकोमोटर उसमें था, बोनापन ड्वार्फिज्म इसमें शामिल किया गया, उसमें नहीं था। बौद्धिक दिव्यांगता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी शामिल किया गया, मेंटल इलनेस शामिल किया गया, इसमें एएसडी को शामिल किया गया आपका। एएसडी का पूरा ही बड़ा एक चैप्टर है एएसडी का, मैंने नोट्स में भी दे रखा है, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सीपी इसमें शामिल किया गया, ठीक है। इन सबको एक एक डिसेबिलिटी को मैं सेपरेटली कवर करवाऊंगा आपको, ठीक है, परेशान मत होइएगा। ये तो बस एक नाम बता दें कौन कौन सी हैं। डॉर्फिज्म क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है, सीपी क्या है, एमआई क्या है, एमआर क्या है, एचआई क्या है, वीआई क्या है, ये सब इसकी एक सेपरेट क्लास आपको मिलेगी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, ठीक है, दीर्घकालिक तंत्र संबंधी स्थितियां हो गई, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो गई, ठीक है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज हो गई, विशिष्ट अधिगम क्षमता, बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, ठीक है, डिस्कैलकुलिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इसमें आ गया, बाक एवं भाषा दिव्यांगता इसमें शामिल हो गई, ठीक है। थैलेसीमिया को भी शामिल किया गया था मेरे भाई, थैलेसीमिया, ठीक है, रक्त अल्पता जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है। हीमोफोलिया इसमें शामिल है, सिकल सेल रोग इसमें शामिल है, बहुत दिव्यांगता, ठीक है, मल्टीपल डिसेबिलिटी शामिल है, और एसिड अटैक पीड़ित इसमें शामिल किया गया है। और नेक्स्ट हमारा 21 पार्किंसंस रोग को शामिल किया गया है। अब देखो, जो एसिड अटैक विक्टिम्स थे, पहले जब हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट था तो वो उसमें ये लोग शामिल नहीं थे, जिनके ऊपर एसिड अटैक हो रहा है ना, उनको शामिल नहीं किया गया था इसमें। अब ऐसे लोग कहाँ जाएं, इनके अधिकार कहाँ जाएं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ही तो हम लोग लेके आए इसको, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को। फिर भी जो है केंद्र सरकार को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि उसको लगता है कि कोई और को हमको शामिल करना है तो उसके पास पूरा अधिकार रहेगा, वो शामिल कर सकती है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो मेरे भाई इस तरीके से ये आज की यूनिट खत्म हो गई। कल से एक फ्रेश नई यूनिट आपकी स्टार्ट होगी। थोड़ा लंबा हो गया सेशन आज, बट मुझे आज ये हर हाल में कंप्लीट करवाना था, ठीक है। आई होप थोड़ा सा पॉजिटिवनेस अब आपको आ रही होगी। ये पूरा कंप्लीट हो जाने दो एक बार, ठीक है। हाँ, ये करवाऊंगा, ये नेक्स्ट में करवाऊंगा, आपको परेशान मत होइए, ठीक है, सारा डिटेल में करवाऊंगा। मैं क्या टेंशन नहीं लेनी है, वो सारा काम मेरा है, ठीक है। एक एक डिसेबिलिटी आपकी होगी, एक डिसेबिलिटी आपकी होगी। पहले ये यूनिट पूरी करेंगे, फिर उसको मैं अलग से पूरा सेपरेट चैप्टर उसका दूंगा, ठीक है।
तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे ही पूरा कंप्लीट होगा उसके बाद पूरे क्वेश्चन चाहे 2 क्लास लगे चाहे 3 क्लास लगे, उसमें प्रैक्टिस चलेगी ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ पाए जो आपने पढ़ा है। और अगर प्रीवियस ईयर में भी यहाँ से क्वेश्चन बने हैं तो उन क्वेश्चंस को भी निकाला जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच कनिका, थैंक यू सो मच। ठीक है, साथ के साथ पढ़ते रहिएगा पीडीएफ आपको, क्योंकि आज थोड़ा टाइम लेट हो गया है, फिर भी कोशिश करूंगा डलवाने के, आज डल जाते हैं नहीं तो फिर कल मॉर्निंग में 10 बजे तक आपकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। ठीक है, आई होप चीज़ें सारी सही रही होंगी, और फिर भी कोई दिक्कत आती है मेरे भाई तो नंबर ये वाला नोट डाउन कर लो आप, 7217246711। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर रहेगा, इस पे आप व्हाट्सएप करेंगे कोई भी समस्या अगर आपको आ रही है किसी भी तरह की तो। ठीक है, ठीक है प्रीति, कोई भी डाउट आए तो उस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि, ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं आप लोगों से कल। कल 7:30 पे क्लास होगा, आज थोड़ा लेट हो गया था। ठीक है, 7:30 पे मिलेंगे हम कल भी सेम टाइम।